स्टार्ट कीजिए। Okay, thank you so much. Good morning, everyone. I hope you understood the concepts we discussed in last two lectures. I have shared a PDF along with some questions which we are going to discuss today on your WhatsApp group. आप लोगों ने दो ग्रुप बनाए हुए थे, अगर कहीं और भी कोई ग्रुप हैं तो please share those PDF and notes or questions in other groups also. Okay, I have shared the Excel sheet with you all right now. I hope कि आप लोगों को clearly visible है. Yesterday we did the question of a simple question of cash budget and production budget. Today we are going to discuss another question of cash budget, where you have to prepare a cash budget for 3 months ending on 30th June 2011. और आपको सेल्स की मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स ये चार इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है फरवरी से जून तक के लिए. स्टूडेंट्स आते हैं. ओके, सेल्स मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें अप्रैल मई और जून 3 महीने का हम लोगों को कैश बजट प्रिपेयर करना है. इंफॉर्मेशन में हमें क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं. सबसे पहले क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स एंड डेटर्स के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज बेसिकली 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस एंड 50% आर ऑन क्रेडिट बेसिस. Rest of the 90% is credit basis, 50% out of which credit sales are collected next month and the balance in the following month. इस statement का क्या मतलब है कि जो भी हमारी sales हैं, sales या तो cash sales होंगी या हमारी credit sales होंगी, the total amount of sales, whatever the amount of sales is in a particular month, out of that 10% is the cash sales. तो अगर मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी में 14,000 रुपए की टोटल सेल्स थी. टोटल सेल्स का जो 10% है, तो 14,000 का 10% तो कैश सेल्स है, यानी मुझे उसी टाइम पे पैसा मिल रहा होगा. उसके अलावा जो रेस्ट अमाउंट है 90% वो हमारा क्रेडिट सेल्स है. क्रेडिट सेल्स का मतलब है हमारे डेटर्स बन जाएंगे और डेटर्स से जब भी पैसा मिलेगा जिस महीने में उस टाइम पर हमें वो रिकॉर्ड करके दिखाना है. 14,000 का जो 90% है दैट इज माय कैश सेल क्रेडिट सेल्स, जिसमें से मुझे जो कलेक्शन हो रही है डेटर्स की वो कैसे कैसे हो रही है. क्रेडिट सेल्स जो भी है टोटल उसका 50% मुझे अगले महीने मिल रहा है और बाकी उसके अगले महीने मिल रहा है. तो इफ आई जस्ट कंसिडर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, तो फेब्रवरी में 14,000 का 10% तो मेरा कैश सेल्स हो गया, तो मुझे इसी महीने मिल जाएगा. रेस्ट अमाउंट जो भी है उसका 50% मुझे अगले महीने यानी मार्च में मिलेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 50% वो मुझे अप्रैल में मिलेगा. दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर इट. तो अभी अगर इसी स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, हमें अकाउंट्स जो हमें जो बजट बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर द बजट फॉर 3 मंथ्स अप्रैल मई और जून. तो कैश बजट मैंने यहाँ पे लिखा है. आई विल जस्ट हाईलाइट अगेन विद येलो कलर जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हम क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं डिस्कशन में. ओपनिंग बैलेंसेस, ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है. ओपनिंग बैलेंस प्लस ऑल द रिसीप्ट्स लेस ऑल द पेमेंट्स. तो ओपनिंग बैलेंस तक अभी हम पहुंचे नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इट हैज़ टू बी देयर. रिसीप्ट्स में हम लोग अमाउंट लिखना शुरू करेंगे. सबसे पहले दो अमाउंट आ जाएंगे, एक कैश सेल्स का और एक डेटर्स का. ये हमें अभी तक के कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उससे हमें पता चल गया दैट विल बी हैविंग द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स एज वेल एज द अमाउंट ऑफ डेटर्स. वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर अप्रैल मई एंड जून. तो आई विल स्टार्ट विद द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल में जो कैश जो हमारी टोटल सेल्स हुई थी वो हमारी टोटल सेल्स हुई थी 16,000 रुपए की. 16,000 एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी की हुई हैं, कुछ मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा दूंगी. आप लोग कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा, आप साथ साथ खुद भी कैलकुलेशन करते रहिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लैरिटी हो जाए कि ये अमाउंट कहाँ से कितना कैसे कैलकुलेशंस में आया है. अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो. तो आप लोग कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस आप करते रहिएगा प्लीज.
ओके, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। पीडीएफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेजी हुई है स्क्रीन के लिए। what you all can do in case you are there in the WhatsApp group, दोनों में ये वाला क्वेश्चन की फोटो मैंने आप लोगों को WhatsApp पे भेजी है अभी। अगर आपको स्क्रीन पे बाई चांस क्लैरिटी नहीं लग रही है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। जो फोटोग्राफ्स मैंने भेजी हैं क्लिक करके आप लोगों को क्वेश्चन की, उसमें 2.14 वाला है विच स्टार्ट्स विद प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। फिर आपको कॉलम में 5 कॉलम में अमाउंट दिए हुए हैं। तो ये मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। एंड इन केस यू आर नॉट देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन कनेक्ट इट देयर। Okay, I'll just stop sharing the chat. अभी आप लोग चेक कर लीजिए। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर होगी स्क्रीन। एंड आई रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे चैट बॉक्स में। मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ तो आप लोगों में से कोई भी एक लिंक यहाँ पे डाल दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स ग्रुप पे नहीं हैं वो भी उसमें जुड़ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में बेसिकली ये है, जो हमारी पहली इंफॉर्मेशन है, हमें कैश बजट बनाना है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैश बजट का जो सिंपल फॉर्मेट है, अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, जो एक्चुअल में एडजस्टमेंट्स होंगी, एंट्रीज होंगी, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। बट सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं आपको कैश बजट का फॉर्मेट बताऊं तो हम क्या बनाते हैं, मंथ वाइज या क्वार्टरली या ईयरली अगर हम बना रहे हैं, जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब यहाँ पे अगर हम मंथली की बात कर रहे हैं तो जिस भी महीने का मैं कैश बजट बना रही हूँ तो आई हैव टू स्टार्ट इट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो इट हैज़ टू बी ओपनिंग बैलेंस। उसमें हम ऐड करते हैं सारे के सारे रिसीप्ट्स जो हमें लगता है कि उस महीने में हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, हम रिसीव करेंगे। तो पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं वो आप लोग, कोई भी अगर एंट्री दी हुई है तो इतने आप समझदार हैं कि आपको ये पता है कि आपको पैसा मिला है या पैसा गया है, इधर इट्स अ कैश इन फ्लो और इट्स अ कैश आउटफ्लो। तो रिसीप्ट्स में हमें सारे के सारे उस पर्टिकुलर मंथ में जो भी कैश रिसीप्ट्स होंगे, कैश इन फ्लो होगा एक्चुअल, वो हमें उसमें ऐड करना है। और उसके बाद जो पेमेंट वाला सेक्शन है, पेमेंट वाले सेक्शन में सारे के सारे कैश आउटफ्लोज जो हम मान के चलते हैं कि उस महीने में होंगे, हमें वो उसमें से डिडक्ट करके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द मंथ हमें देखना होता है, विच विल ऑटोमेटिकली बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कि मेरे पास इतना पैसा होगा, वो फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। ये एक सिंपल फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी उसके हिसाब से आप एंट्रीज करेंगे। पर्टिकुलरली जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं उसकी जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी आपको दी हुई थी कि जो क्रेडिट टर्म्स हैं सेल्स के लिए, जो डेटर्स के लिए हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी सेल्स हमने की हैं किसी भी महीने में, तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं सेल्स करने के, या तो हम कैश सेल्स करते हैं या हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। कैश सेल्स अगर हम करते हैं तो कैश सेल्स में जैसे ही मैंने सेल्स की, प्रोडक्ट मेरे पास से चला गया और कैश मेरे पास आ गया इमीडिएटली। क्रेडिट सेल्स में का मतलब है कि मैंने उधार पर सेल्स की हैं तो मुझे पैसा बाद में मिलेगा। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब भी हम सेल्स कर रहे हैं जिस महीने की, अब क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है पूरे महीने का कि पूरे महीने में हमने टोटल सेल्स कितनी की हैं। अब उसको बाइफिकेट करने के लिए आपको ये बताइए है इन्फॉर्मेशन कि 10% तो कैश सेल्स है, बाकी इसका मतलब
90% जो अमाउंट होगा वो कौन सा है, क्रेडिट सेल्स है। मैं एक सिर्फ अमाउंट एक फिगर क्वेश्चन में से ले रही हूँ कि फेब्रुअरी की सेल्स मुझे बताई हैं, जैसे 14,000 रुपए की टोटल सेल्स है, तो आउट ऑफ दिस 14,000 10% इज द कैश सेल्स एंड रेस्ट इज द क्रेडिट सेल्स। तो 14,000 का 10% का मतलब हो गया 1,400 रुपए तो आपके कैश सेल्स है और बाकी क्रेडिट सेल्स है अमाउंट। अब क्रेडिट सेल्स के लिए फर्दर क्वेश्चन ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्रेडिट सेल्स का मतलब है हमारे डेटर्स बन गए, डेटर से हमें पैसा मिलेगा, तो जरूरी तो नहीं है ना कि इसी महीने मिल जाएगा, हो सकता है डेटर्स हमें बाद में पैसा दे, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 4 महीने के बाद, तो वट एवर टाइम पीरियड वी आर गिविंग टू देम कि ठीक है मैंने आपको सेल्स करके दे दी, आपको मैंने सामान बेच दिया है उधार पर, आप मुझे 4 महीने में पैसे दे देना। तो वो कब पैसे देगा, एक्चुअली जिस महीने में मुझे पैसे देगा मुझे तो उसमें दिखाना है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जितने भी डेटर्स हैं यानी क्रेडिट सेल्स हैं उसमें से 50% पैसे मुझे अगले महीने मिल जाएंगे। यानी अगर मैं कैलकुलेशंस करके दिखाऊं आप लोगों को, आई जस्ट डू कैलकुलेशन है। ओके 14,000 की अगर टोटल सेल्स है, अभी मैंने फरवरी का लिया है, अकाउंट्स हम मई जून के बना रहे हैं, अप्रैल मई जून के, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये पॉइंट समझा रही हूँ। 14,000 की जो सेल्स है उसका 10% का मतलब हो गया 1,400 रुपये, ये मेरे लिए हो गई कैश सेल्स। तो ये मुझे कब मिला होगा, फरवरी में ही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है 90% का, वो अमाउंट मेरे लिए क्रेडिट सेल्स है। इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये 1,400 रुपये तो मैं फरवरी के मंथ में ही दिखा दूंगी जो मुझे हाथ के आती कैश सेल्स में मिल गया। 12,600 का जो मुझे मेरा अमाउंट है क्रेडिट सेल्स का, इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि आधे पैसे आपको अगले महीने ही मिल जाएंगे। यानी ये जो जनवरी की सेल्स थी 12,600 की, इसमें से आधे पैसे का मतलब है 6,300 रुपये मुझे कब मिले होंगे या कब मिलेंगे, ये मिलेंगे मुझे मार्च में। फरवरी की थी ना ये वाली, तो ये मिलेंगे मुझे अगले महीने यानी मार्च में, और बाकी जो पैसे मिलेंगे वो एक और महीने के बाद मिलेंगे यानी अप्रैल में मिलेंगे। इस तरह से आपको बाइफिकेशन करनी है। अब जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगी, कैश बजट बनाऊंगी, कैश बजट में मैं कैश बजट बना रही हूँ अप्रैल में और जून में। इसका मतलब जो फरवरी की सेल्स थी टोटल, उसमें से 6,300 रुपये 6,300 रुपीज जो क्रेडिट सेल्स का आधा था, वो मुझे एक महीने के बाद मिल रहा था ना, एक अगले महीने था, एक उसके बाद था, यानी अप्रैल में मिल रहा था। तो ये अमाउंट मुझे कब मिला, अप्रैल में। तो ये मैं कहाँ दिखाऊंगी, अप्रैल में फरवरी वाली सेल्स का। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करनी है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। मैं सारा वर्किंग नोट्स में अब आपको दिखा भी देती हूँ। अब हम इसकी कैलकुलेशंस जब करेंगे तो अकाउंट्स में जब हम कैश बजट बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं अप्रैल में और जून, लेकिन अप्रैल में जो पैसे मिलेंगे वो टेक्निकली कौन कौन से मंथ के मिलेंगे। पहला, जो कैश सेल्स अप्रैल में की है मैंने टोटल, उसका 10% कैश सेल्स है, तो वो अमाउंट आ जाएगा। तो पहले हम सिर्फ वो ही एंट्री कर रहे हैं, फिर हम डेटर्स के अमाउंट पे आएंगे। अप्रैल में जो हमने टोटल सेल्स की थी वो थी 16,000 रुपीज की, आउट ऑफ विच 10% इज दी कैश सेल्स, यानी मुझे अप्रैल का अप्रैल में ही मिला। 16,000 का 10% इज 1,600 रुपीज। इसी तरह मई की जो सेल्स थी वो थी 17,000 रुपए, 10% इज 1,700 रुपीज, एंड जून का 18,000 रुपीज टोटल सेल्स थी, उसका 10% इज 1,800 रुपए। ये 10% तीनों महीने के मुझे उन्हीं मंथ्स में पैसे मिले होंगे क्योंकि कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स का पहले मैंने रिसीप्ट्स में सबसे पहले एक आइटम लिखी कैश सेल्स की विद दीज 3 अमाउंट 1,600, 1,700 एंड 1,800। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं हम डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए। डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए अप्रैल में टेक्निकली अगर मैं देखूं कि मुझे कौन कौन से पैसे मिलेंगे एक्चुअली, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से एक अमाउंट मुझे क्रेडिट सेल्स का 50% फरवरी वाला मिल रहा है,
और एक मुझे मार्च वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो भी क्रेडिट सेल्स हैं वो मुझे कब कब मिलेंगी, ये आधी अगले महीने मिलेगी और आधी उसके अगले महीने मिलेगी। अब मैं अगर इसके अमाउंट को मैं आपको अलग शीट कैलकुलेशंस करके दिखा देती हूँ। दिस इज बेसिकली फरवरी से जून तक की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें जो हम कैश बजट बना रहे हैं वो सिर्फ ये 3 महीने का बना रहे हैं। इसमें जो एक्चुअल सेल्स दी हुई थी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एक्चुअल सेल्स जो हमें दी हुई हैं वो हमें दी हुई हैं 14,000, 15, 16, 17, 18, 15,000, 16,000, 17,000 और 18,000, ये हमें एक्चुअल सेल्स दी हुई थी। इसको अगर मैं बाइफिकेट कर दूं तो कैसे कैसे करूंगी? कैश सेल्स थी 10% और टोटल क्रेडिट सेल्स थी 90%। तो कैश सेल्स में अमाउंट आ गया 1400, बाकी आपके लिए बैलेंस आ जाएगा। आप साइमल्टेनियसली अगर करते रहोगे तो बेटर है, आपको समझ में आता रहेगा। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सेल्स की, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, उसके बेसिस पर हमने इसको तोड़ दिया कि कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल्स कितनी है। साथ में मैं अगर यहाँ पे अप्रैल, मई और जून में सिर्फ अमाउंट दिखा रही हूँ, अभी इनका कैश बजट के हिसाब से नहीं बता रही, सिर्फ ये अमाउंट किस में कहाँ कैसे जाएगा वो बता रही हूँ। कैश सेल्स का अगर मैं दिखाऊंगी रिसीप्ट्स का, कैश सेल्स मुझे जो मिलेंगी इन 3 महीने में, इन 3 महीनों की ही मिलेगी। अप्रैल की थी 1,600 रुपये, 1,700 रुपये मई की और 1,800 रुपये जून की। ये तो कैश सेल्स मिल गया होगा। क्रेडिट सेल्स के लिए जब मुझे देखना है तो मुझे क्या क्या देखना है उसमें आप देखो। आप क्रेडिट सेल्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फेब्रवरी की अगर सेल्स हैं क्रेडिट सेल्स, अब यहाँ फेब्रवरी की क्रेडिट सेल्स कितनी है? 12,600। इसमें से मैं इसको अगर अलग कलर से हाईलाइट कर दूं, ये वाली मेरी क्रेडिट सेल्स है, मैंने ये कब कब रिसीव करनी है ये अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम बाइफिकेट कर रहे हैं। फेब्रवरी की जो 12,600 का अमाउंट है टोटल क्रेडिट सेल्स का, इसमें से आधा अमाउंट 50% मुझे अगले महीने मिलेगा। यानी इस 12,600 में से 6,300 मुझे कब मिला या मिलेगा? मार्च में। और बाकी जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा अप्रैल में। इफ आई जस्ट राइट इट है, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना बस। ये मुझे मिलेगा मार्च और अप्रैल में। इसी तरह मार्च का जो 13,500 है उसका हाफ अगर मैं करूं तो इसका जो हाफ आएगा वो आएगा 6,750 रुपीज। ये मुझे एक अमाउंट कब मिलेगा? अगले महीने यानी अप्रैल में। और बाकी जो 6,750 है वो मुझे उसके एक और महीने बाद मिलेगा यानी मई में मिलेगा। इस तरह से आपको सबको करके देखना है। ये अभी पूरा का पूरा डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहली बार क्वेश्चन किया है। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तरह से अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करके भी आप टोटल अमाउंट दिखा सकते हो। इसमें इतना डिटेल में जाने की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अप्रैल के जो टोटल अमाउंट है 14,400, इसका जो अमाउंट होगा 7,200, वो आपको आधा तो अगले महीने मिला यानी मई में मिला, बाकी रिमेनिंग जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा जून में। इस तरह से मई का जो अमाउंट है, मई का अमाउंट आपका आएगा 15,300 का हाफ, इट विल बी 7,650. You will receive this amount in the month of June and July. फिर जून वाला जो देखोगे वो जुलाई और अगस्त में मिलेगा। मैं क्योंकि जून तक का बना रही हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है उसकी कैलकुलेशंस करके देखने के लिए। अब आपको जब कैश बजट में हम ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो वो कैसे कैसे करेंगे क्रेडिट सेल्स का। क्रेडिट सेल्स के दो हिस्से हैं, जो हमें डेटर्स से पैसा मिल रहा है तो यहाँ पर बेसिकली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है।
डेटर्स से जो पेमेंट रिसीव हुई है। तो या तो आप पूरा लिख सकते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, या आप डेटर्स लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब वही आएगा कि डेटर्स से आपको पैसा मिला है। अप्रैल के महीने में टेक्निकली मैं देखूं तो मुझे कब कब के पैसे मिल रहे हैं, एक फरवरी का एक कुछ अमाउंट और एक मार्च का, यानी एक पिछले महीने का एक उससे पिछले महीने का। तो 2 महीने के आपको पैसे यहाँ पे मिलेंगे। अप्रैल में अगर टोटल मैं देखूं डेटर्स से जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा 6,300 फरवरी वाला, प्लस 6,750 मार्च वाला। तो टोटल अगर मैं इसका कर दूं तो ये आपको टोटल अमाउंट जो डेटर्स से मिलेगा, ये आपको पैसे मिलेंगे 13,050 रुपीज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। इसी तरह जब मई में देखूंगी तो मई में एक महीना पहले और एक उससे पहले, तो अप्रैल और मार्च, ये आपको 2 महीने के मिलेंगे। तो मार्च का यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया था, आप उससे कॉपी कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो मार्च के 6,750 रुपीज और प्लस 7,200 आपको मिलेगा अप्रैल वाला। तो ये टोटल अमाउंट आपका आएगा जो आपको मई में मिलेगा मार्च और अप्रैल का, एंड द अमाउंट विल बी 13,950 रुपीज। इसी तरह जून में जब हम देखेंगे तो जून का जो अमाउंट आएगा, जून में एक तो हमें अप्रैल वाला मिलेगा 7,200 और एक हमें मिलेगा मई वाला 7,650 रुपीज। तो टोटल अमाउंट विल बी 14,850 rupees which you will receive during the month of June from debtors. I hope कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो अभी आप उसमें चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने बार बार वो कैश और क्रेडिट वाली स्टेटमेंट के लिए लिखा हुआ है समझाने के लिए। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस 3950 वाला, ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी समझाया ही नहीं है प्रियंका, अभी वो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी। जस्ट वेट, लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। अगर कोई एंट्री में फिर डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ओके, देखो मैंने जूम कर दी है अपनी शीट को। बाकी आप जब अपने स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप अपने स्क्रीन पे जूम कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि फिर मेरे सिस्टम पे वो हैंग करना शुरू कर देता है ज़्यादा जूम करके। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, इसमें किसी की कोई क्वेरी नहीं थी। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो हमने सोल्यूशन अभी तक किया था, इसमें हम लोगों को क्या क्या करना था। जो हमारा अमाउंट है, तो मैं इसको यहीं पे ही बना देती हूँ। कैश बजट हम बना रहे हैं, तो इट विल बी कैश बजट एंड द मंथ्स विल बी अप्रैल मई जून। सबसे पहले यहाँ पर आता है ओपनिंग बैलेंस। मैं कहीं हो सकता है एब्रिविएशंस यूज करूं, लेकिन आप लोग उसमें प्लीज आप पूरा अटेम्प्ट करके लिख लीजिएगा। टाइम बचाने के लिए मैं कई बार शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओपनिंग बैलेंस अभी मुझे क्वेश्चन में नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है उतना क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलता रह रहा है वैसे वैसे हम उसका सोल्यूशन करेंगे। बाकी आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे क्या करना था, ऐड ऑल दी रिसीप्ट्स, और रैंडम मैं लिख रही हूँ लेस स्पेस छोड़ के, लेस ऑल दी पेमेंट्स। तो अब जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल रही है वैसे वैसे हम लोग उसको लिखते चले जाएंगे। अभी तक ओपनिंग बैलेंस का मैंने देखा नहीं। रिसीप्ट्स में मुझे पता है कि एक अमाउंट था मेरा कैश सेल्स वाला और एक अमाउंट जो था मेरा डेटर्स से। डेटर्स वाला अमाउंट और ये वाले अमाउंट, डेटर्स का अमाउंट जो था
50 रुपीज मैंने कैलकुलेट किया जो मुझे अप्रैल में मिलेगा। सेकेंड दो। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ माई कैमरा क्योंकि वो सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आ रही है शेयर करने के बाद जूम पे। ओके, डेटर्स का अमाउंट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 13,050, 13,950, 14,850। कैश सेल्स के बेसिस पर 10% हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा था, तो वो अमाउंट हमारा था 1,600 रुपये, 1,700 रुपये और 1,800 रुपये। ये हमने 10% का कैलकुलेशंस उसमें से देख के की थी, जो हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ था सेल्स का। ये टोटल कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल्स की एंट्री है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बाद में, क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी, ये वाला अगर मैं सोल्यूशन में देखूं तो ये दोनों पॉइंट्स पे हम कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स का मतलब मुझे पेमेंट करनी है जिन लोगों को, जिनसे जो सप्लायर हैं मैंने उधार पे सामान लिया होगा। उसमें 3 क्रेडिटर्स के आइटम्स थे जिनकी उधारी मेरे ऊपर थी। एक जिनसे मैंने मटेरियल लिया, उसके लिए टर्म टाइम पीरियड जो था वो 2 मंथ्स का है। इसका मतलब मेरे जो सप्लायर्स थे जिनसे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है उनको मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर रही हूँ। तो अगर मैंने जनवरी में परचेजेस किए तो जनवरी के जो परचेजेस थे वो मैं मार्च में पैसे दूंगी, फेब्रवरी के मैं अप्रैल में दूंगी, सॉरी मई में दूंगी, तो 2 महीने अप्रैल में। तो इस तरह से 2-2 महीने के बाद मैं उसकी पेमेंट कर रही हूँ। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है मटेरियल की, मटेरियल में जो भी अमाउंट मैंने परचेज किया फेब्रवरी वाला, मैं कब दूंगी? अप्रैल में। तो मैं बना रही हूँ अकाउंट्स अप्रैल से, तो फेब्रवरी वाली जो इन्फॉर्मेशन थी मटेरियल की, जो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर 9,600 फरवरी में मैंने मटेरियल परचेज किया। आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट ऑफ दिस 9,600 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये मैं दूंगी अप्रैल में 9,600 का जो फरवरी की परचेजेस थी। इसी तरह जो मार्च में मैंने मटेरियल परचेज किया 9,000 रुपए का, आफ्टर 2 मंथ्स आई विल पे, दैट मीन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे ये मैं पेमेंट करूंगी मार्च की। अप्रैल की जो है 9,200 वो मैं जून में दूंगी। तो इस तरह से 9,600 का, 9,000 का और 9,200 ये आपके 3 अमाउंट मटेरियल के आ जाएंगे पेमेंट के साइड पे। हेलो अंशु मैम। हाँ जी सर। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सर मैंने ना अभी बंद किया एक्चुअली, क्योंकि मेरा ना एक्सेल शीट पे जूम कर रही हूँ तो वो कर रहा है, हैंग कर रहा है। आप कहोगे तो मैं कर देती हूँ, मुझे कोई कर दिक्कत दीजिए, नहीं, मैं कर कर दीजिए। देती हूँ, क्योंकि ठीक, वो हैंग करने से ना मुझे बंद करना पड़ रहा है बार बार। बीच बीच में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, ये जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। ओके, नाउ दिस मटेरियल अमाउंट वी हैव रिकॉर्डेड। तो 9 मटेरियल में, मटेरियल कहाँ है? पे करूंगी, तो पेमेंट वाली में पहली ऑप्शन एक आ जाएगी जहां पर मटेरियल का मैं 2-2 महीने बाद दे रही हूँ। तो फेब्रवरी वाला 9,600 अप्रैल में आया, मार्च का 9,000 जून में आया और अप्रैल का 9,200 मैं जून में दे रही हूँ। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझ के अमाउंट लिखना है। जितने टाइम पीरियड का मैं अकाउंट कैश बजट बना रही हूँ उसमें कौन कौन सी पेमेंट, चाहे पिछली है चाहे प्रीपेड है, अगर कोई क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें सिर्फ कैश इनफ्लोज और एक्चुअल कैश आउटफ्लोज को लिखना है उस पर्टिकुलर मंथ में जब का हम कैश बजट बना रहे हैं। आई होप कि मटेरियल वाला आपको क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वेजेस के लिए। वेजेस भी हमारी उधार पर चल रही हैं। अब वेजेस जो मेरी उधार पर चल रही हैं उसके लिए मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 मंथ का मेरा उधार चल रहा है।
इसका मतलब पेमेंट तो मैं कर रही हूँ, लेकिन 1/4 मैं अगले महीने में दे रही हूँ और 3/4 मेरा इस बार का है। अब वेजेस जब आप देखोगे तो वेजेस का जो कॉलम आपको इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ है, फरवरी में 3000 थे, मार्च में 3000 थे, अप्रैल में 3200 थे, मई के 3600 थे और जून के 4000 थे। इसमें 1/4 के हिसाब से मुझे देखना है। मैं जो बजट बना रही हूँ वो मैं अप्रैल का बना रही हूँ। अप्रैल का जो वेजेस का टोटल अमाउंट मुझे देना है वो टोटल अमाउंट है 3200 रुपीज, आउट ऑफ विच 1/4 इज पेंडिंग, मैंने दिया नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रही है कि जो 1/4 है वो मेरा पेंडिंग है, अगले महीने दे रही हूँ, और बाकी यानी 3/4 मैं इसी महीने दे रही हूँ। तो अप्रैल के लिए जब मैं कैलकुलेशंस करूंगी तो यहाँ पे दो टेक्निकल 2 महीने आ गए, एक अप्रैल का 3/4 और एक मार्च का 1/4 जो अगले महीने में दूंगी। तो अप्रैल में जब मैं पेमेंट करूंगी तो अप्रैल में 3000 का 1/4 और 3200 का 3/4, इस तरह से हम कैलकुलेशंस करेंगे। ये मैं दिखा देती हूँ अगर यहाँ पे कहीं मैंने की है वेजेस का। दिस इज द टोटल अमाउंट, नाउ दिस इज द शीट। वेजेस का मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है। ये है फेब्रवरी से, फेब्रवरी का था 3000, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बेसिस पर मैंने इसको बाइफिकेट किया। 3/4 तो मुझे इसी महीने में पेमेंट कर रही हूँ, तो यानी पेमेंट वाले में ऑप्शन में तो जाएगी जाएगी। 1/4 मेरी उधार चल रही है, इसका मतलब अगले महीने जा रही है। तो इसमें से मैं जब अकाउंट्स बजट बना रही हूँ तो ये लास्ट के 3 मंथ्स का है, अप्रैल मई जून का। इसमें 3/4 तो इसी महीने है, तो 3200 का जो टोटल अमाउंट है अप्रैल का, उसमें से 3/4 मेरा इसी महीने मैं पे कर दूंगी, यानी 2400 रुपए मैं इसी मंथ पे कर दूंगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। सिमिलरली जो 3600 मई का अमाउंट था, आउट ऑफ दैट 3/4 that means 2700 rupees I'll make payment during the month of May itself. 4000 जो जून का टोटल अमाउंट था उसका 3/4 मेरा अमाउंट आया 3000 रुपए, जो मैं जून के जून में दे दूंगी। तो ये एक अमाउंट का पार्ट आ गया मेरा वेजेस का जो इसी महीने का ड्यू था, और 3/4 मैंने इसी महीने दे भी दिया है। बाकी जो 1/4 बचा वो मैं अगले महीने दे रही हूँ। तो टेक्निकली मुझे एक महीने पिछली एंट्रीज इस बार की करनी है। तो यानी अप्रैल में कब का दूंगी, मार्च का। मार्च का जो था अमाउंट टोटल वो था 3000 रुपीज, उसका 1/4 मैं कब दे रही हूँ, अप्रैल में। तो उसका 1/4 इज 750 रुपीज। तो 750 रुपीज विल बी ड्यू टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। आपका ये अमाउंट आ जाएगा जो हम अगले महीने उधारी वाला देंगे, अप्रैल में जो हम देंगे पिछले महीने का 1/4। इसी तरह अप्रैल का जो टोटल अमाउंट था 3200, उसमें से 2400 तो मैंने अभी दे दिया, बाकी बचा 1/4 800 रुपए, वो मैं दे रही हूँ अगले महीने। फिर 3600 रुपये इस महीने का था मई का, उसमें से 2700 तो मैंने इसी महीने दे दिया, बाकी 900 मैं दूंगी अगले महीने। तो ये आपके 3 अमाउंट 3 महीने के पिछले पिछले महीने वाले, और आगे जो मेरी पेमेंट ड्यू होगी। तो टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वेजेस टू बी पेड ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स ऑफ अप्रैल मई एंड जून विल बी 3150, यानी 2400 रुपये प्लस 750 रुपये, ये मेरा फाइनल अमाउंट आया जो मुझे पे करना है। तो अप्रैल में 2400 रुपीज उसी महीने का और 750 पिछले महीने का, टोटल जब मैं दूंगी तो अमाउंट मेरा आ जाएगा 3150 रुपीज। इसी तरह मई का 2700 प्लस 800 3500 रुपीज, जून में 3900 रुपीज। दीज 3 अमाउंट विल बी पेड ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ वेजेस। ये आप कैश बजट जब हम बनाएंगे, कैश बजट में ये टोटल अमाउंट आ जाएगा वेजेस का इन तीनों महीनों में। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट टाइप द मैसेज। डिस्प्ले इज नॉट क्लियर। सृष्टि आप एक बार ना अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके देखो, क्योंकि अगर मैं जूम कर रही हूँ तो वो सिस्टम में प्रॉब्लम दे रहा है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं।
के नो क्वेश्चंस। डिस्प्ले की जहाँ तक बात है, मैंने जूम किया हुआ है ऑलरेडी 130 पे, इससे ज़्यादा जूम करूँगी तो दिक्कत आ जाएगी। आई होप कि आप अपनी स्क्रीन पे उसको जूम कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिख जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स के लिए ओवरहेड्स का दिया हुआ था हमने इंफॉर्मेशन। ओवरहेड्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो ये दिया हुआ था कि ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स जो हमें दिए हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वापस फिर हैंग कर गया है। ओके, वेजेस समझ नहीं आया आप लोगों को। ध्रुव आप नोट डाउन कर लो, और अगर साथ में सोल्यूशन करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। ओपनिंग बैलेंस अभी किसी ने लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस समझ नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी कराया ही नहीं है, तो आप उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो कि मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखवाया है। कि अनवर मैं कैमरा ऑफ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ तो फिर वो प्रॉब्लम आ रही है। ओके, क्वेश्चन देखो आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों में से कोई भी अगर व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, जो भी कोई एक स्टूडेंट से व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो, ताकि जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं वो जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। इसमें आप लोगों को वेजेस वाले अमाउंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। वेजेस का मैं दोबारा से समझा देती हूँ। वेजेस के जो हमें अमाउंट दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो हमें दिए हुए हैं 3000। इसको ऐसे ही यहाँ पे समझा देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है विच हैज बीन हाईलाइटेड इन येलो कलर, ये इंफॉर्मेशन वेजेस के अमाउंट की हमें ऑलरेडी दी हुई है। फेब्रवरी से लेके जून तक के मंथ्स की, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून, 3000, 3000, 3200, 3600 और 4000। मैं जब अकाउंट्स जब बजट बना रही हूँ, अप्रैल मई और जून के बना रही हूँ, मुझे ये देखना है कि अप्रैल मई और जून में मैंने एक्चुअली कितना पैसा वेजेस के फॉर्म में देना है एक्चुअली में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कब का है। ठीक है, मुझे जो अमाउंट दिया हुआ है, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये अमाउंट मुझे दिए हुए थे ऑलरेडी। क्वेश्चन ये कहता है कि जो भी अमाउंट हर महीने मुझे वेजेस देने हैं, जो भी अमाउंट किसी भी महीने के वेजेस का है, उसमें से टोटल अमाउंट में से 75%, 3/4 मैं उसी महीने दे रही हूँ। इसका मतलब मैं अगर बजट अप्रैल मई और जून का बना रही हूँ, अगर मैंने सिर्फ अब एक ही आइटम के लिए बना रही हूँ, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। अप्रैल मई जून के लिए मैं अगर वेजेस का अमाउंट देख रही हूँ कि टोटल वेजेस मुझे अप्रैल मई जून में कितने देने हैं, वेजेस की फॉर्म में पैसा कितना देना है, वो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो जो अप्रैल मई जून का जो अमाउंट है 3200 रुपये, 3600 और 4000, उसमें से 3/4 तो मैं उसी महीने ही दे रही हूँ। तो 3200 रुपीज का 3/4 आप करके देखो, वो अमाउंट आएगा 2400 रुपीज। तो एक यहां सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लिख रही हूँ, वेजेस ऑफ सेम मंथ या वेजेस इन सेम मंथ। मैं सेम महीने में पैसे दे रही हूँ, यानी अप्रैल का टोटल जो अमाउंट मुझे देना था वो देना है 3200 रुपये,
लेकिन टेक्निकली जो मैं दे रही हूँ, एक्चुअल जो मैं दे रही हूँ, उसमें से मैं उसका सिर्फ 75% यानी 3/4 ही दूंगी अप्रैल में, और बाकी कहाँ दूंगी? मई में। ठीक है, एक मेरा आ जाएगा नेक्स्ट मंथ वाला, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया मेरे लिए। अगर मैं आप लोगों के लिए लिख के यहाँ पे बता दूं तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वाला जो मैं पे कर रही हूँ। मैंने आउटस्टैंडिंग पे लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो अप्रैल मई जून के कैश बजट में मैं एक्चुअल पैसे दूंगी, मुझे वो देखने हैं। तो एक तो मैं अमाउंट, अप्रैल का जो टोटल अमाउंट है वो 3200 है, ये टोटल एक्चुअल अमाउंट है इस इन 3 महीनों के। तो अप्रैल के 3200 में से 3/4 यानी 2400 रुपए तो मैं इसी महीने दे रही हूँ। बाकी का कितना बचा? 800 रुपए। वो 800 रुपए मैं कब दूंगी? वो मैं दूंगी अगले महीने यानी मई में। तो मई में एक अमाउंट मैं 800 रुपए का भी दूंगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो ये 3200 को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें से 2400 रुपए मैं अप्रैल में दूंगी और 800 रुपए मैं मई में दूंगी। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है। फिर मैं आती हूँ मई वाले अमाउंट पे। मई का जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट है? 3600 रुपीज। इस 3600 रुपीज का 3/4 यानी 2700 रुपीज मैं मई में ही दूंगी, तो मई वाले कॉलम में आ गया। बाकी बचे मेरे 900 रुपए। वो 900 रुपए मैं कब दे रही हूँ? अगले महीने यानी जून में। जो आउटस्टैंडिंग था मेरा मई का, वो मैंने जून में दिया है या दूंगी। ठीक है, अब आते हैं जून वाले पे। जून का 4000 जो है, 4000 में से 3/4 यानी 3000 तो मैंने इसी महीने दिया, और अगला 1000 रुपए मैं कब दूंगी? जुलाई में। अगर मैं जुलाई का भी यहाँ लिख के दिखा दूं तो इस तरह से जुलाई में 3000 में से 4000 में से 1000 जून वाला जाएगा। मैं बजट बना रही हूँ अप्रैल में और जून का। तो अप्रैल में आउटस्टैंडिंग पिछले महीने का दे रही हूँगी मैं, क्योंकि पिछले महीने का यानी मार्च का जो आउटस्टैंडिंग 1/4 होगा वो मैं दूंगी। तो इसके लिए मुझे मार्च का अमाउंट देखना पड़ेगा। मार्च का अमाउंट जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3000 रुपए। 3000 का 1/4 इज 750 रुपीज, जो मैं अप्रैल में दूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 750 रुपीज। अब इनका टोटल देखना है मुझे कि टोटल वेजेस मैं कितने, टोटल वेजेस की फॉर्म में मैं कितना पे करूंगी। तो अप्रैल में 2400 रुपए उसी महीने के नाम के थे, 750 पिछले महीने वाले पेमेंट जो पेंडिंग थी वो थी। तो यानी टोटल मैं दे रही हूँ 3150 रुपए अप्रैल में। मई में मैं दूंगी 3500 रुपीज, और जून में दूंगी 3900 रुपीज। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशंस करनी है। तो जब हम कैश बजट बनाएंगे अप्रैल मई जून का, उसमें वेजेस के नाम पे हमें ये 3 अमाउंट दिखाने हैं इन 3 मंथ्स के, 3150, 3500 एंड 3900। और यही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो हम कैश बजट बना रहे थे, ये वाला हमने यहाँ पे अमाउंट दिखाए हुए हैं। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है ओवरहेड्स के लिए। ओवरहेड्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओवरहेड्स हमें ये कह रहा है कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो आधे आधे महीने के हिसाब से हम बाद में पे कर रहे हैं, और ओवरहेड्स के जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको दिया हुआ है ओवरहेड्स का अप्रैल में है 2000 रुपीज, मई में है 2200 रुपीज, और जून में है 2300 रुपीज। इसका क्या मतलब है? ओवरहेड्स का आधे आधे महीने का मेरे आधा इस महीने है और आधा अगले महीने है। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। यानी अप्रैल में जो मैं दूंगी, अप्रैल का जो टोटल अमाउंट है उसमें से आधा तो मैं इस महीने दे रही हूँ और आधा अगले महीने दूंगी। इसी तरह आपको ओवरहेड्स के लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो मैं सिंपल कैलकुलेशंस अगर मैं करूँ, अप्रैल में मैं जो पेमेंट करूंगी मार्च के आधे अप्रैल में दूंगी, क्योंकि वो पेंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और अप्रैल का जो टोटल अमाउंट है उसका आधा दूंगी। तो मार्च का जो मेरा अमाउंट था, मार्च का अमाउंट था 1900 रुपीज। 1900 रुपीज का मैं अगर हाफ कर दूं तो वो मुझे अमाउंट मिल जाता है 950 रुपीज। तो ये मार्च का जो आधा अमाउंट है वो मैं कब दूंगी? अप्रैल में 950 रुपीज, प्लस
अप्रैल का टोटल अमाउंट था 2000 रुपए, उसका आधा मैं अप्रैल में दे रही हूँ यानी 1000 रुपए। तो इस महीने का अप्रैल में अगर मैं देख रही हूँ तो अप्रैल का 1000 रुपए प्लस 950 रुपए पिछला जो मेरा आउटस्टैंडिंग था वो मैं अप्रैल में दूंगी। तो यानी 1950 रुपीज विल बी द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स विच विल बी पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ऐसे ही मई में कब का दूंगी, मई में अप्रैल और मई का दूंगी आधा आधा। अप्रैल का 2000 का आधा इज 1000 रुपीज और मई का 2200 रुपए का आधा 1100 रुपए। तो 1000 रुपए पिछले महीने के और 1100 रुपए इस महीने के, यानी हो गए टोटल 2100 रुपए जो मैं दूंगी मई में। यही अमाउंट यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया। फिर ओवरहेड्स जब जून के देखूंगी तो मई का आधा 1100 रुपए और जून का आधा 2300 रुपए का आधा 1150 रुपए। तो 1100 और 1150 रुपए टोटल अमाउंट आ जाएगा 2250 रुपीज जो हम जून में देंगे इन द टर्म्स ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के हमें 3 अमाउंट कैलकुलेट करने थे, वो तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। आई होप कि ओवरहेड्स वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। ओके, आप में से किसी ने पूछा सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है क्या? अप्रैल में जो आएगा 1/4। ओके, सिंपल कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इज गिवन टू अस, कि वो एक्सपेक्टेड है कि हमें 6000 रुपए का हमारा 1 अप्रैल का कैश बैलेंस होगा। यानी अप्रैल में जून में से जब अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है वो हमें दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल विल बी 6000 रुपीज। तो हमने जो सबसे पहली लाइन लिखी थी ओपनिंग बैलेंस वाली, जहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, वो हमें अमाउंट दिया हुआ है अप्रैल वाला, एक्सपेक्टेड अमाउंट 6000 रुपए। तो ये हमने यहाँ पे अमाउंट अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है हमें मशीनरी के लिए, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ February 2011 एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000 रुपीज। आप एक मशीन इंस्टॉल करा रहे हो, एक मशीन आप परचेज कर रहे हो जो कि कॉस्ट जिसकी है 96,000 रुपीज की। उसके अलावा द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज टू बी पेड फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। आप एक मशीन इंस्टॉल तो करा रहे हो जिसकी कॉस्ट है 96,000 रुपीज की, लेकिन उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप उसकी हर महीने 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स दोगे अप्रैल से। तो इसका मतलब फेब्रवरी में जो आपने मशीन परचेज की थी 96,000 की, आप हर महीने उसकी 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो। तो एक्चुअली कैश आउटफ्लो कितना है, हर महीने 2000 रुपए। तो हर महीने सेम अमाउंट है इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2000 रुपीज। आई होप कि इसमें तो कोई टेक्निकल इशू था नहीं समझने का। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी 2000 रुपए, सेम अमाउंट है हर बार, तीनों महीने का आपका ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन हमें देती है डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज विल बी पेड ऑन 1 जून। जून में हमारी एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की, उस पर 5% का हमें डिविडेंड देना है जून में 1 तारीख को। तो यानी पेमेंट आएगी सिर्फ जून में, अप्रैल मई में कुछ नहीं है, वो आपका आ जाएगा ब्लैंक। और 5% 2 लाख रुपए का मतलब है 10,000 रुपए का टोटल अमाउंट होगा जो हम डिविडेंड का पे करेंगे जून में। तो इन द कॉलम ऑफ जून पेमेंट वाले ऑप्शन में हम लिखेंगे डिविडेंड और वहां पर सिर्फ जून वाले कॉलम में आ जाएगा अमाउंट
10,000 रुपए का, बाकी ब्लैंक रहेगा अप्रैल और मई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 रुपीज इन जून। आपके पास कोई व्हीकल्स हैं जिनको आप बेचोगे और उससे आपको जून में 9,000 रुपए का एडवांस मिलेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आप इसको पेमेंट दिखा दो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जल्दी में ये दिखा कर देते हैं कि पढ़ने की बजाय वो सही से पढ़ते नहीं है और पेमेंट के उसमें दिखा देते हैं। सेल ऑफ व्हीकल होगी, उससे आपको 9,000 रुपए का एडवांस मिलेगा जून में, तो पेमेंट रिसीव करोगे इन द टर्म ऑफ सेल्स ऑफ व्हीकल, तो जून के कॉलम में आप हम अमाउंट दिखा देंगे एडवांस ऑफ व्हीकल्स 9,000 रुपए। ये आपका अमाउंट यहाँ पे रिसीप्स वाले कॉलम में जून वाले मंथ में सिर्फ 9,000 रुपए का अमाउंट वहां पे आ जाएगा। Next information given in the question is dividend from investment amounting to ₹1,000 in okay. Dividend from investment amounting to 1,000 rupees is expected to be received in June. 1,000 रुपए की आपको डिविडेंड की इनकम जो है वो हम लोगों को आई थिंक कोई एंट्री रह गई है क्या? 1,000 रुपए की डिविडेंड की इनकम आप लोगों को मिलेगी जून में, तो रिसीव करेंगे कैश रिसीप्स वाले कॉलम में। जून में 1,000 रुपए हम डिविडेंड का फॉर्म का दिखा देंगे। तो ये दो एंट्रीज, एक जो अभी हमने डिस्कस की थी एडवांस की, जो सेल ऑफ व्हीकल से आपको एडवांस मिलेगा जून में 9,000 रुपए का, और एक आपको डिविडेंड के फॉर्म में 1,000 रुपए मिलेंगे जून में। तो दोनों ही अमाउंट, एडवांस का भी और डिविडेंड का भी 9,000 और 1,000 सिर्फ जून वाले मंथ में जाएगा, बाकी आपने कभी रिसीव नहीं करना है। सिर्फ जून वाले कॉलम में 9,000 और 1,000 चला जाएगा। लास्ट एंट्री इज द इनकम टैक्स एडवांस इज टू बी पेड इन जून 2,000 रुपीज। जून में हम एडवांस में इनकम टैक्स पे करेंगे 2,000 रुपए का, तो पेमेंट करेंगे, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। पेमेंट वाले कॉलम में, पेमेंट वाले सेक्शन में हम जून में 2,000 रुपए लिख के दिखा देंगे। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री की, इनकम टैक्स 2,000 रुपीज जो हम जून में पे करेंगे। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रांसफर कर चुके हैं। नाउ वी हैव जस्ट टू क्लोज द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। अब इसको जब हम बनाएंगे, पूरा का पूरा फाइनल करेंगे, ओपनिंग बैलेंस आपके पास था, ओपनिंग बैलेंस आपके पास था। अब मंथ वाइज आप क्लोज करना शुरू करो। अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस हम लोगों के पास था, सारे के सारे कैश रिसीप्ट्स हमारे पास थे। ओके, मैंने माइक बंद की, वीडियो बंद किया अभी 2 मिनट के लिए, प्लीज जस्ट बेयर विद दिस। जो हमारा अप्रैल का कॉलम है, अप्रैल वाले कॉलम को आप पूरा वाइंड अप करो। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 6,000 रुपए का, सारे कैश रिसीप्ट्स हमारे पास थे 1,600 रुपए और 13,050 रुपए। उसके बाद सारी पेमेंट्स थी। व्हाट यू हैव टू डू इज ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश रिसीप्ट्स माइनस ऑल दी पेमेंट्स विच वी हैव टू डू। तो ये आपको लास्ट में अमाउंट दे देगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश बैलेंस इन द एंड ऑफ अप्रैल विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। तो यहाँ पर आपके लिए अप्रैल में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 3,950 रुपीज का, विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मे। अब मे का जब हम क्लोज करेंगे तो मे में 3,950 ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट्स के दोनों अमाउंट माइनस टोटल पेमेंट जो करी, फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 3,000 रुपीज का।
जो हमारे लिए जून का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जून के ओपनिंग बैलेंस में ऑल द रिसीप्ट्स टू बी एडेड, ऑल द पेमेंट्स टू बी डिडक्टेड एंड यू विल बी गेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस of 300 rupees at the end of the month of May. This is how we have to prepare the cash budget depending on the information which is given in the question. तो ये जो इस तरह की information थी कि जैसे कैश क्रेडिट सेल्स के लिए दिया हुआ था, टोटल सेल्स का 1/4 या 10% अभी कैश सेल्स है, तो वो अभी के अमाउंट में आ गया करंट मंथ में। फिर उसका जो 90% क्रेडिट सेल्स है उसमें से 50% अगले महीने मिलेगा और बाकी 50% उसके और एक महीने बाद मिलेगा, यानी 2 महीने के बाद मिलेगा। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी उसको सिर्फ समझ के आपको कैलकुलेशंस करके जिस भी कॉलम में जिस भी मंथ में आप पेमेंट रिसीव करोगे एक्चुअली या आप पे करोगे, आपको वहां पे लिख के टोटल कर देना है ओपनिंग बैलेंस प्लस ऑल दी कैश रिसीप्ट्स माइनस ऑल दी पेमेंट्स, जिससे आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द करंट मंथ जो भी आप बना रहे हो, जो कि अगले महीने के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जून का निखिल आपने क्या लिखा है? जून का ओपनिंग बैलेंस 6550 है। जून का ओपनिंग बैलेंस, लेट मी चेक। जून का ओपनिंग बैलेंस हम लोगों का आया है 3000 रुपीज का। आपका 6550 कैसे आ रहा है? जून का ओपनिंग बैलेंस 6500 में 5000 में क्लोजिंग। बेटा आपने ना शायद कोई कैलकुलेशन, हाँ आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये अमाउंट सारे ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो आपने क्या करना है 6000, जैसे अप्रैल का अगर आप देख रहे हो तो अप्रैल के लिए 6000 प्लस ऑल दी रिसीप्ट्स 1600 और 13050, और उसमें से आपको जितनी भी पेमेंट हम कर रहे हैं अप्रैल में वो माइनस करके देखनी है। आप कैलकुलेशंस करो, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ओके, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट ओके, ओपनिंग बैलेंस आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा है। ओपनिंग बैलेंस में आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है प्रीवियस मंथ का वो मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो अगर आपने शीट बनाई है तो मैं आपको सिर्फ फटाफट से बता रही हूँ। अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस वो 6000 रुपीज, कैश सेल्स 1600 था, डेटर्स 13050 थे, पेमेंट में 9600, 3150, ओवरहेड्स का 1950, इंस्टॉलमेंट का 2000, ये अमाउंट थे मेरे अप्रैल के। मुझे क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस 6000 प्लस ऑल दी रिसीप्ट्स यानी प्लस 1600 प्लस 13050 रुपीज माइनस ऑल दी पेमेंट यानी माइनस 9600 माइनस 3150 माइनस 1950 माइनस 2000 इंस्टॉलमेंट का। ये जब सारा टोटल कर लोगे वो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपको क्लोजिंग बैलेंस का मिलेगा, जो इसमें आपका अप्रैल में आएगा 3950। अब लॉजिकल आप ये चीज देख लो कि जब मैं ये कह रही हूँ कि अप्रैल का ये क्या चीज है 3950 क्लोजिंग बैलेंस, कैश बजट बना रही हूँ यानी कैश बैलेंस है। 6000 रुपए मेरे पास 1 अप्रैल को थे। ओपनिंग बैलेंस जो है वो स्टॉक का नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। की हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो, वी आर प्रिपेयरिंग कैश बजट। इसका मतलब 6000 रुपए अप्रैल के जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को मेरे पास कैश जो था वो 6000 था, उसमें 1600 रुपए मुझे कैश सेल्स के और मिल गए, 13050 रुपए मुझे डेटर से मिल गए, फिर मैंने कुछ पेमेंट की, पेमेंट मैंने उसमें से माइनस कर दी, तो लास्ट में मेरे पास 3950 का कैश बैलेंस बचा, विच इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल।
जो मेरा अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस था, मेरे पर्स में अगर मैं बोलूं कि 30 अप्रैल को मेरे पास 3,950 रुपीज हैं, इसका मतलब अप्रैल के बाद मई में भी 1 तारीख को जब मैं पर्स सुबह खोलूंगी तो मेरे पास 3,950 मिलेंगे। जो कल रात को मेरे पास थे उतने ही अभी हैं। आज कोई और ट्रांजेक्शन होगी तो उसके हिसाब से प्लस माइनस होगा। तो जो भी अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन में मत ढूंढने लग जाना कि ओपनिंग बैलेंस हमें इस एक ही दिया हुआ है। ये तो बाय डिफॉल्ट जो क्लोजिंग बैलेंस प्रीवियस टाइम पीरियड का है, मंथ का है, वो ओपनिंग बैलेंस मेरा इस महीने का बन जाएगा। आई होप कि अब आप लोगों को ये सब क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप में से अभी किसी ने पूछा है कि अप्रैल मई जून लिया है, फरवरी और मार्च क्यों नहीं लिया है। देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो हमें फरवरी से जून तक की दी हुई थी, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बजट बनाना है, हमें बजट सिर्फ अप्रैल मई और जून का बनाना है, उसके पहले का नहीं बनाना है। लेकिन फरवरी और मार्च की इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, क्योंकि जो उसकी पेमेंट है या जो रिसीप्ट्स हैं वो हमारी अप्रैल मई जून में हमें मिल रही है या हम पे कर रहे हैं, इसलिए वो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीट 3। ओके, कैश बजट के बाकी एक दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी डाल के दिए हैं, आप उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैश बजट अभी मैं 2 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लेक्चर्स आई मे नॉट गो फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास। बजटिंग में जो हम लोग कल शुरू किया था हम लोगों ने बजट में, कल हमने एक बनाया था प्रोडक्शन बजट, एक हम लोगों ने कैश बजट बनाया था, एक कैश बजट का क्वेश्चन हमने आज किया है जिसमें अलग तरीके की इंफॉर्मेशन थी। बजट में एक अलग तरीके का बजट और बनते हैं विच इज नोन एज फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो मशीन है, प्लांट जो हमारा है, उसकी कैपेसिटी होती है कि अगर मैं इसको पूरा 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लूँ इस मशीन की, तो मैं कितनी यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ, वो होती है 100% कैपेसिटी पे। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मैं 100% कैपेसिटी अगर यूज करूँ तो मैं 10,000 यूनिट्स बना सकती हूँ। मशीन पूरे 1 महीने में 10,000 यूनिट्स बना सकती है, उसके अलावा नहीं बनाएगी। ये 100% कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। अब मुझे ये चीज देखनी है साथ में कि मैं मार्केट में कितने यूनिट्स बेच सकती हूँ। हो सकता है कि मैं मशीन जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वो 10,000 यूनिट्स नहीं बना रही, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 5,000 यूनिट्स बेच सकती हूँ, तो मैं 5,000 यूनिट्स बनाऊंगी, बाकी एक्स्ट्रा बना के क्या करूंगी, मैं रखे रहेंगे, खराब हो जाएंगे। तो जब भी हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि हमारी जो प्लांट है, जो मशीन्स हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी 100% है और हम एक्चुअली कितना यूज कर रहे हैं। It is not necessary that we are using it at 100% capacity. It totally depends on our requirement कि हम कितना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखे हुए हैं और कितनी ज़रूरत के हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए होता है फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें चेंजेस हो जाएंगे। अगर पर यूनिट कॉस्ट की बात करूं तो जो हमारे जो कॉस्ट होती है, आप लोगों ने ये इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है कि हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट इज इन जनरल इज द एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एनीथिंग। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने बहुत सारे तरीके की पढ़ी हुई है, जिसमें एक पढ़ा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये 3 तरीके की कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जो irrespective of the production, irrespective of the capacity utilization आपको देनी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मशीन परचेज की 5 लाख रुपए पे, उस पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, 50%, 5 लाख पे 10% के हिसाब से 50,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये फिक्स कर रखा है मैंने कि अमाउंट फिक्स है, चाहे WDV मान लो आप, तो WDV से जो बुक वैल्यू होगी वो अमाउंट आ जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो अमाउंट आ जाएगा फिक्स 50,000 रुपए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं उस मशीन को यूज करके
कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। मैं मशीन यूज करूं या ना करूं, मेरे पास रखी रहेगी, मैंने इंस्टॉल करा के छोड़ दी और यूज नहीं करी अभी तक, फिर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बिकॉज ऑफ इट्स वियर एंड टियर, बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो मुझे, मैं चाहे मशीन यूज करूं या ना करूं, मुझे वो पेमेंट डेप्रिसिएशन के जो टर्म में है, एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं है, लेकिन वो खर्चा मुझे दिखाना ही होता है, डेप्रिसिएशन हो ही जाता है। मैंने उस मशीन पे इंश्योरेंस भी लगा रखा है, ले रखा है कि भाई अगर मशीन डैमेज हो गई तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं मशीन यूज करूं या ना करूं, सेम अगेन, इंश्योरेंस अगर लिया है तो मुझे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। मैंने अगर एक गाड़ी ले रखी है ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिशियल व्हीकल है, इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इंश्योरेंस लिया तो चाहे वो मेरी गैराज में खड़ी हुई है, यूज नहीं हुई अभी तक, 1 साल होने को आ रहा है, डेप्रिसिएशन तो देना ही पड़ेगा मुझे उस पर, इंश्योरेंस का पैसा भी मुझे देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो तो हम लोगों को जो भी खर्चे हैं, जो कॉस्ट है, ओवरहेड्स है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें हमें क्लासिफिकेशन करके देखनी होती है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या वो फिक्स्ड कॉस्ट है। यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, वो मुझे पैसा बेयर करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। वेरिएबल में क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से मेरा कोई खर्चा ऐसा है जो पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से है, पर यूनिट पे उसका इम्पैक्ट है, जितनी ज़्यादा मैं काम लेबर से कराऊंगी उतनी ज़्यादा मुझे पेमेंट करनी है। अगर मान लीजिए मैं लेबर को घंटों के हिसाब से पैसे दे रही हूँ, या मैं लेबर को पर यूनिट जितनी वो पैकिंग कर रहे हैं, कि अगर आपने पैकिंग में 10 यूनिट पैक करी हैं उसके हिसाब से आपको पैकिंग के पैसे मिलेंगे, तो लेबर को अगर मैं उसके हिसाब से पैसे दे रही, रॉ मटेरियल यूज कर रही हूँ तो रॉ मटेरियल में जितना मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगी उतनी प्रोडक्शन होगी, तो जितनी प्रोडक्शन मुझे कम ज्यादा करनी है उसके हिसाब से मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं कि एक लिमिट तक वो फिक्स्ड होते हैं, उसके बाद वो वेरी कर जाते हैं। तो हमें यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझनी है कि कोई भी अगर ओवरहेड दिया हुआ है, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपको दिया हुआ है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो सेमी वेरिएबल है। आई होप कि ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि जो हम लोगों को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट में हम लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वट एवर दी ओवरहेड्स आर गिवन टू यू, यू जस्ट नीड्स टू नो विद क्लैरिटी कि उसकी बाइफिकेशन कैसे है, वो कौन सी कैटेगरी में है, फिक्स्ड है या उसमें चेंजेस हो रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से, या वो एक लिमिट तक फिक्स है और उसके बाद उसमें वेरिएशन आती है। इसका जो बजट हम बनाते हैं, अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमिन द ओवरहेड रेट्स एट अ परसेंटेज ऑफ 70, 80 एंड 90% प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी आपको एक क्वेश्चन में दी हुई होगी कोई भी, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है 80% कैपेसिटी पे। अब फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है कि 80% तो मुझे दिया हुआ है, बाकी कोई एक या दो मैं खुद कैलकुलेट करके देख रही हूँ कि अभी मेरी 80% पे ये कैलकुलेशंस है। मैं अगर इस प्लांट की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको 70% कर दूं, उसको 60% कर दूं, या उसको 90% कर दूं, 95% कर दूं, तो क्या होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, बाकी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो 80% की हमें दी हुई है और 70 और 90 पे हमसे पूछा गया है कि हमें वो कैलकुलेशंस करनी है। तो तीनों आपको बनानी है, 70, 80 और 90, जिसमें 80% के ओवरहेड्स को आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर्मेट में डालना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी बाइफिकेशंस के हिसाब से। जब आप इसको कैलकुलेशंस करोगे, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, तो फ्लेक्सिबल बजट में जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू बाइफिकेट ऑल द ओवरहेड्स इन 3 कैटेगरीज, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तीनों की कैटेगराइजेशन करने के बाद जो भी ओवरहेड की फिगर आपको दी हुई है वो किस कैटेगरी में आती है वहां पे आपको लिख के टोटल कर देना है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले व्हाट आई एम डूइंग इज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 80% कैपेसिटी का दिया हुआ है, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी कि आप कैसे करेंगे बाद में, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ।
तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो 80% की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम अभी पहले 80% वाला बनाएंगे बजट, और फिर उसके बाद में 70 और 90 को कैलकुलेट करते चले जाएंगे। 80% के लिए जो हम बनाएंगे, तो ये हमारे 3 कॉलम्स बन गए, 70, 80 और 90 वाला पर्टिकुलर्स के साथ में। 80% पे जब कैलकुलेशंस करेंगे, तो पहली आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओके अंकिता, आपने सेमी वेरिएबल का एग्जांपल पूछा है। सेमी वेरिएबल में देखो अभी क्वेश्चंस में जैसे जैसे आएंगे वो मैं बता दूंगी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। सेमी वेरिएबल का आपने अकाउंट्स में एक एग्जांपल पढ़ा हुआ है, टेलीफोन चार्जेस। उसमें क्या होता था, जो पहले लैंडलाइन लगते थे, लैंडलाइन में, अभी तो क्योंकि मैं मोबाइल का वो नहीं ले रही हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो यू मे गेट कंफ्यूज। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, लैंडलाइन चार्जेस होते थे। लैंडलाइन चार्जेस में क्या होता था कि अगर आपने फिक्स लैंडलाइन लगवाया हुआ है, MTNL का आई एम टॉकिंग ऑफ राइट नाउ, उसमें 250 रुपये का बिल आएगा ही आएगा। पूरे महीने आपका फोन खराब था, आपने एक भी कॉल नहीं करी, आपने इंस्टॉल करा रखा है ना MTNL से, तो आपको 250 रुपये का उसका रेंट देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉल्स यू हैव डन। ठीक है, तो 250 रुपये तो मिनिमम बिल आएगा ही आएगा। उसके बाद बिल में चेंजेस अगर होंगे तो तब होंगे जब आपने कॉल ज्यादा किए हुए। उसमें कुछ कॉल्स फ्री होती थी, उतनी कॉल तक तो ठीक है कि इतनी कॉल, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 250 रुपये का बिल है, उसमें 100 कॉल फ्री है, तो टिल यू आर डूइंग 100 कॉल, तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको 250 रुपये देने ही है। अब आप उसमें चाहे एक कॉल करो, चाहे आप एक भी कॉल ना करो, चाहे 100 कॉल करो, बिल आपको 250 रुपये देना ही देना है। उसमें चेंजेस उसके बाद कब आएंगे, अगर आपने 100 से ज्यादा कॉल की, तो जो भी रेट है पर कॉल का, उसके हिसाब से जितनी एडिशनल कॉल्स आप कर दोगे, उसके हिसाब से बिल एडिशनल होता चला जाएगा। मान लीजिए 1 रुपए की कॉल है और आपने 50 कॉल और कर दी, तो 50 रुपए एडिशन हो गए, एडिशन टू 250 रुपए जो रेंट के थे, तो टोटल बिल आ गया 300 रुपए। अब ये 300 रुपए को अगर मैं बाइफिकेट करूं, तो टोटल बिल तो मैं दूंगी 300 रुपए, लेकिन अगर मैं उसको ये कहूं, समझूं, अगर समझाने के लिए अगर आपको बताऊं, तो 300 रुपए में से 250 रुपए तो आपको देने ही देने थे, चाहे आप फोन इस्तेमाल करते या नहीं करते, आपने लगवाया हुआ है तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपके अपने ऊपर थे कि आपने जितनी यूज की, जितनी कॉल्स की, उसके हिसाब से आपका बिल वेरी करता चला जाएगा। जितनी ज्यादा कॉल करते चले जाओगे, उतना बिल बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कि एक लिमिट तक वो फिक्स्ड है, और उसके बाद वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी यू आर यूटिलाइजिंग, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर है सेमी वेरिएबल में क्या होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, 80% कैपेसिटी पे। अब आपको क्या करना है, इजी तरीका ये है कि आप जब इसको सोल्यूशन करेंगे, तो आप 3 हेडिंग्स दो, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ये 3 हेडिंग्स आपकी आनी आनी है, पहले फिक्स्ड आएगी, फिर वेरिएबल आएगी, और फिक्स्ड सेमी वेरिएबल आएगी। इनमें स्पेस देते चले जाओ थोड़ा थोड़ा करके, और फिर तीनों की हेडिंग डाल दो। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, आपको उसमें ये देखना है कि ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वहां लिखना शुरू कर दो। तो आपको एक तो कोई एंट्री छूटेगी नहीं और आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में आप देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वेरिएबल ओवरहेड्स की, विच सेज, अब इन्होंने बाइफिकेट करके दिया हुआ है आपको। ठीक है, हो सकता है कोई अमाउंट ऐसा हो जो दिया हुआ कि आइटम का, जिसमें आप खुद सोचना पड़े कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अदरवाइज इट मे बी पॉसिबल कि आपको बाइफिकेशन करके मिली हुई है ऑलरेडी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में ऑलरेडी आपको 2 अमाउंट दिए हुए थे, एक इनडायरेक्ट लेबर का 12,000 रुपये, एक स्टोर्स का इंक्लूडिंग स्पेयर्स 4,000 रुपये, ये दोनों वेरिएबल के अंडर में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, वेरिएबल ओवरहेड्स में आप लिखोगे इनडायरेक्ट लेबर और स्टोर्स वाला, और इसका 80% वाली कैपेसिटी पे ये दोनों अमाउंट आ गए, 12,000 और 4,000। इसको तो सिर्फ कॉपी करना आपने। उसके बाद हमें दिया हुआ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में जो हमें दिया हुआ है, पहला आइटम है पावर का। पावर के लिए व्हाट वी हैव इज 30% फिक्स्ड था और 70% वेरिएबल था, टोटल अमाउंट था 20,000 रुपये।
पावर के लिए टोटल अमाउंट था 20,000 रुपये, उसमें से आपको ये दिया हुआ है कि उसका 20,000 का 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है, यानी 20,000 का 3% यानी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये फिक्स्ड था और 14,000 रुपये वेरिएबल है। अब ये पावर एक ही बिल था मगर दोनों में है, यानी सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल में पहली आइटम हम लिखेंगे पावर की और उसके साथ हम दोनों अमाउंट लिख देंगे वेरिएबल और फिक्स्ड के। तो इसी में ही अगर आप देखो यहाँ पर तो पावर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट 6,000 रुपये का और 14,000 रुपये का वेरिएबल कैलकुलेशन हमने इजीली कर ली 30% और 70% के हिसाब से 80% कैपेसिटी पे। आई होप कि ये क्लियर है। इसके बाद सेमी वेरिएबल में एक और आइटम दी हुई है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की। 2,000 का टोटल अमाउंट है और उसमें से आपको ये बताया है कि 60% 2,000 का यानी 1,200 रुपये फिक्स्ड है और बाकी 800 रुपये वेरिएबल है। तो आपने क्या किया, सेमी वेरिएबल के कॉलम में ही हम लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और उसके फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफिकेट करके लिख देंगे 1,200 और 800। अब यहाँ पे आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये चीज है कि जो हम बाइफिकेशन कर रहे हैं, हम 3 कैटेगरी देख रहे हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो आप कुछ स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर देते हैं कि जैसे पावर है उसमें लिखा हुआ है कि 30% फिक्स्ड है यानी 6,000 फिक्स था और 14,000 वेरिएबल था। तो वो क्या करते हैं कि वो फिक्स्ड ओवरहेड्स में 6,000 लिख देते हैं पावर के और वेरिएबल में लिख देते हैं 14,000, सेमी वेरिएबल भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आइटम ऐसी है जो दोनों कैटेगरी में है तो वो सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में अलग से आपको शो करनी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंट्री इज फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं जिसमें पहला हमें दिया हुआ है डिप्रिसिएशन का अमाउंट 11,000 रुपये का, ये फिक्स्ड है तो ये सारे के सारे ऐसे कैसे ही फिक्स्ड के कैटेगरी में आ जाएंगे 80% के अमाउंट में। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी तीनों आपको फिक्स्ड में दिए हुए थे 11,000, 3,000 और 10,000 रुपीज। ये आपके ऐसे कैसे आपने 80% वाले कॉलम में दिख दी। नेक्स्ट इज टोटल ओवरहेड्स आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दे रखा था 62,000 रुपीज। आप इसका टोटल करके देखोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 62,000 रुपीज का। तो नेक्स्ट हमने फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल सारे लिखे और उसके बाद इसका टोटल कर दिया, टोटल ओवरहेड्स। टोटल हमारा 80% की कैपेसिटी पे आ गया 62,000 रुपीज। लास्ट में हमें ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स इज 1,24,000 आवर्स, यानी जो डायरेक्ट लेबर मेरे यहाँ काम कर रही है उसकी एस्टिमेशन जो है, वो एस्टिमेशन क्या है, वो 1,24,000 आवर्स काम करेगी, ये एस्टिमेशन है। अब बजट का मतलब ही एस्टिमेशन है, वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, बजट मीन्स इट्स द फोरकास्ट और एस्टिमेशन। अब टोटल इसमें मैं अगर पर ओवरहेड अगर रेट कैलकुलेट करूं पर आवर के हिसाब से, टोटल जो मैं खर्चे बेयर कर रही हूँ 80% कैपेसिटी पे अगर करूंगी तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा 62,000 रुपीज का टोटल ओवरहेड्स। और लेबर के जो घंटे हैं वो कितने हैं 1,24,000 आवर्स हैं। तो मैं रेट पर आवर अगर कैलकुलेट करूं कि पर आवर के हिसाब से मुझे रेट कितना पड़ रहा है तो वो मैं इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स एस्टिमेटेड। तो 62,000 rupees less 1,24,000 rupees gives me the total overhead rate per hour। तो वो मेरा इसमें 80% की कैपेसिटी पे 50 पैसे का रेट आया। तो 1 घंटे के काम के हिसाब से अगर लेबर 1 घंटा काम कर रही है तो उसके हिसाब से मुझे 50 पैसे की कॉस्ट मैं बेयर कर रही हूँ अगर मैं 80% कैपेसिटी पे काम कर रही हूँ तो। अब इसका पहला पार्ट हमने कर लिया, 80% की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने अपना स्टेटमेंट बना ली है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें अब 70% और 90% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे देखना है कि टोटल हमारे ओवरहेड्स कितने होंगे अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे 80 की बजाय 70 या 90% पे। तो अब हम कैसे करेंगे, 80% की मेरे पास थी
मैं इजीली सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है उसको 70 और 90 पे लेके जाना है। यहाँ आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्टूडेंट्स कई बार जल्दी में भूल जाते हैं या गड़बड़ कर देते हैं, अगर ध्यान नहीं होता उनको, जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स तो कभी चेंज होंगे ही नहीं, 100% कैपेसिटी तक वो सेम रहेंगे। तो अगर मैंने 80% पे डिप्रिसिएशन का जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, लाइक यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है और सैलरी है, ये तीन अमाउंट थे, 11,000, 3,000 और 10,000, ये टोटल तीन अमाउंट मेरे फिक्स थे। ये किसी भी कैपेसिटी पे टिल 100% कैपेसिटी, 1% से लेके 100% तक ये सेम ही रहेंगे, कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्टूडेंट्स कई बार इसको भी चेंज कर देते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हमें खर्चे फिक्स्ड ओवरहेड्स की कैटेगरी में दिए हैं, वो सारे खर्चे 100% कैपेसिटी तक सेम रहते हैं। तो आंख बंद करके आपको 70% और 90% दोनों पे ये अमाउंट सेम कॉपी कर देने हैं। तो जो 80% के फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, वो ही सेम एक्सपेंसेस फिक्स्ड रहेंगे 70% पे और वो ही रहेंगे 90% पे। तो डेप्रिसिएशन का 70 पे और 90 पे दोनों पे सेम अमाउंट रहेगा, 11,000 का, इंश्योरेंस का 3,000 का और सैलरी का 10,000 का। तो ये आपको तीनों में सेम आपको लिख देने हैं। आई होप कि ये क्लियर है। अब जो वेरिएबल हैं और जो सेमी वेरिएबल हैं, उसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है। सेमी वेरिएबल में भी अब आपको पहले क्या चीज़ देखनी है, जो फिक्स्ड है आप उसको पहले ख़त्म कर देना। फिक्स्ड सेमी वेरिएबल में भी कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड वाला ओवरहेड का था और कुछ वेरिएबल का था। जो फिक्स्ड है वो उसमें भी फिक्स्ड ही रहेगा। तो सेमी वेरिएबल में मेरी एक आइटम थी पावर की, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट था 6,000 रुपये का, वो आपका 70 पे और 90 पे सेम रहेगा। तो ये भी मेरा अमाउंट ऐसे के ऐसे कॉपी हो जाएगा। इसी तरह मेंटेनेंस का जो फिक्स्ड पार्ट था 1,200 रुपये, वो भी 70 और 90 पे 1,200 ही रहेगा। इसमें मुझे कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। तो अब मुझे कैलकुलेशंस किसकी करनी है, वेरिएबल ओवरहेड्स की, और सेमी वेरिएबल में वेरिएबल जो लिखे हैं मैंने, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल का जितना प्रोपोर्शन है उसमें कैलकुलेशंस करनी है। अब उसकी कैलकुलेशंस सिंपल मैथ्स आपको अप्लाई करना है। अब आप देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं। वेरिएबल में पहली आइटम थी मेरी इनडायरेक्ट लेबर की। इनडायरेक्ट लेबर की 80% की कैपेसिटी पे था 12,000 रुपये का अमाउंट। अब मुझे कैलकुलेट किस पे करना है, 70% पे। 12,000 था 80% का, 70% के हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 70%, वो मुझे मिल जाएगा अमाउंट इनडायरेक्ट लेबर के हिसाब से, जो मुझे इसमें दिखाना है 10,500, जो इनडायरेक्ट लेबर का 70% पे आएगा। तो दिस इज 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, वो मेरे को 70% के हिसाब से मिल गया 10,500। इसी तरह जब 90% के लिए देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, तो वो मुझे 90% के हिसाब से मिल जाएगा, जो अमाउंट मेरा आया 13,500 रुपीज़ का, 90% की कैपेसिटी का इनडायरेक्ट लेबर का। तो ये दो अमाउंट आपने यहाँ पे ऐसे लिख देने। नेक्स्ट इज स्टोर्स वाला जो अमाउंट था, स्टोर्स एंड स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स वाला, 4,000 रुपये थे 80% पे, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, 3,500, 70% का आ गया। 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, वो 90% का आ गया 4,500। तो ये आपको 70 और 90% के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट मिल गए। इसी तरह जो सेमी वेरिएबल में वेरिएबल वाला पोर्शन था, जिसमें पावर का वेरिएबल था, 14,000 रुपये 80% के हिसाब से थे, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, तो वो अमाउंट आएगा 12,250 रुपीज़ फॉर 70% कैपेसिटी। इसी तरह 14,000 डिवाइडेड बाय 14,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, 15,750 आएगा 90% कैपेसिटी पे। ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल कैलकुलेशंस है, कुछ टेक्निकल फ्लेक्सिबल बजट में नहीं है इसमें। देन लास्ट वन वाज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का वेरिएबल, 800 था 80% पे, तो 700 रुपये आ जाएगा 70% पे, 900 रुपये आ जाएगा 90% पे। 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70 और 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90। तो इस तरह से आपको सारे के सारे
ओवरहेड्स को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिक्स्ड पहले, फिर वेरिएबल और फिर सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में अगर है कोई भी अमाउंट तो ओवरहेड्स का, तो उसको भी बाइफिकेट करके फिक्स्ड और वेरिएबल में आपको दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज, जैसे टोटल हमने किया था 80% पे 62,000, ऐसे ही 70% और 90% पे आप टोटल करके देखोगे, वो आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। लास्ट में टोटल ओवरहेड्स हमें एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए थे 1,24,000 के 80% पे। अब हमें ये देखना है कि 80% पे अगर 1,24,000 घंटे काम हो रहा है तो 70% पे कितने घंटे काम होगा, 90% पे कितने घंटे काम होगा। तो हम क्या करेंगे, 1,24,000 आवर्स जो 80% पे थे उसको 70 और 90 पे देखना है। तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, ये हमें क्या मिलेगा, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स एट अ परसेंटेज कैपेसिटी ऑफ 70, वो हमारे पास आएगा 1,08,500। इसी तरह 90% पे देखेंगे तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, तो 1,39,500 का अमाउंट आया, फिगर आई मेरे पास आवर्स की, जो एट 90% कैपेसिटी पे इतने घंटे काम होगा। इसी तरह अब लास्ट में ओवरहेड रेट्स आप देख लोगे, टोटल ओवरहेड्स मुझे मालूम है 70% पे 58,150 थे, लेबर आवर्स मैंने कैलकुलेट कर ली है 1,08,500, तो 58,150 डिवाइडेड बाय 1,08,500, वो आपको जो पर आर लेबर ओवरहेड्स बता रहा है, टोटल ओवरहेड्स रेट पर आर के हिसाब से, वो आपके लिए आएगा 0.5359। इसी तरह 90% पे अगर हम देखेंगे तो 90% पे 65,850 डिवाइडेड बाय 1,39,500, वो आपको ओवरहेड रेट पर आवर के हिसाब से दे देगा, विच इज 0.472। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है फ्लेक्सिबल बजट। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। डायरेक्ट लेबर आर और वेरिएबल कॉस्ट, सिमरन में आपका क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं है, आपने लिखा 90% कैसे आया। 90% पे तो हमें कैलकुलेट करके देखना है, 90% में क्या, 80% वाला जो भी अमाउंट है उस टोटल अमाउंट को 80 से डिवाइड कर दो और 90 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी एक्सप्लेन डायरेक्ट लेबर आर एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें आप एक्चुअली क्या चीज़ पूछना चाहते हो आप वो मुझसे पूछ लो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो अलग अलग जगह लिखी हुई है। लेबर आवर्स देखो हमें कैसे पता चले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे क्वेश्चन आपका समझ में आया है। टोटल लेबर आवर्स मुझे दिए हुए हैं 1,24,000 और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो है 80% की। जस्ट शेयर, ओके, मुझे जो टोटल घंटे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1,24,000 घंटे। ये परसेंट कैपेसिटी थी 80% की, मुझे कैलकुलेट करनी है 90% की। तो 90% के लिए क्या करूंगी, मैं यह फॉर्मूला लिख देती हूँ बस, 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 90%। ये जब आप कैलकुलेट करोगे, अब मैंने सिर्फ आपको ये लिख के दिखा दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना आप लोग, जब कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आपको घंटे बता देगा जो कि लेबर काम करेगी जितने घंटे, अगर हम मशीन की कैपेसिटी 90% करते हैं यूज। तो 80% अगर मैं कैपेसिटी यूज कर रही हूँ और उस पर लेबर अगर काम कर रही है 80% की कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो 1,24,000 घंटे काम कर रही है। तो टेक्निकली अगर लॉजिक लगाओगे, अगर 80% पे 1,24,000 घंटे काम कर रही है लेबर, 90% कैपेसिटी कर दूंगी तो जाहिर बात है जो आवर्स रिक्वायर्ड होंगे काम करने के लिए ज़्यादा होंगे। वो कैसे कैलकुलेट करूंगी, 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू, सॉरी डिवाइडेड का था,
डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90%। तो ये हमारे पास अमाउंट ये हमारे पास जो फिगर आएगी ये घंटों की फिगर आ जाएगी, जितने घंटे लेबर काम करेगी अगर मैं 90% कैपेसिटी यूटिलाइज करूंगी तो। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट अभी आप पूछ लो। टोटल ओवरहेड्स 90, एक सेकेंड, लेबर आवर दिए हुए थे उसकी वजह से, ध्रुव आपने क्वेश्चन लिखा है कि लेबर आवर्स दिए थे उसी की वजह से 70-90 निकल गया है। वो हमें टोटल 80% का दिया हुआ था तो उसके हिसाब से हमने 70-90 का निकाला है। दूसरी चीज, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि रिपेयर मेंटेनेंस में फिक्स्ड पर 1200 क्यों दिखाया है। ओके, रिपेयर मेंटेनेंस का देखो, ये चीज मैंने आपको समझाई थी अभी कि जो भी अमाउंट होंगे आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट में पहले क्या चीज ध्यान रखनी है, कोई भी ओवरहेड को आपको ये आना चाहिए कैटेगराइज करना कि कोई भी ओवरहेड फिक्स्ड है यानी चेंज नहीं होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से, या वो वेरिएबल है, नंबर ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के हिसाब से उसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो वेरिएबल है। और अगर सेमी वेरिएबल है तो इसका मतलब कुछ लेवल तक वो फिक्स्ड है और फिर वो वेरिएबल है। तो पहले की चीज जो आपको इसमें आनी चाहिए वो ये है क्लासिफिकेशन फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल की। ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन था इसमें सेमी वेरिएबल में, सेमी वेरिएबल का मतलब है कि कुछ प्रोपोर्शन एक खर्चे का फिक्स्ड है उसके बाद वो वेरिएबल है। अब आपका जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या पावर वाले जो अमाउंट में आपने मुझसे पूछा है कि 1200 क्यों है, वो 1200 इसलिए है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो टोटल अमाउंट है 80% की कैपेसिटी पे वो कितना है, 2000 रुपये। मैं अगर 80% का ही देखूं पहले तो 2000 रुपये में से आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्या लिखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, 60% इज फिक्स्ड एंड 40% इज वेरिएबल। कि इस 2000 में क्योंकि ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड है तो यानी कुछ तो अमाउंट फिक्स रहेगा उसके बाद वो वेरी करेगा। क्वेश्चन ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 2000 में से 60% फिक्स्ड है, वो देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, वो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी 40% वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लेवल के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तो 2000 को पहले मुझे बाइफिकेट करना है 80% के लिए। तो 60% 2000 का कितना होता है, 1200 रुपये। 40% कितना होता है, 800 रुपये। तो ये एक अमाउंट आ गया मेरा यहाँ पे 1200 और 800 का 80% के हिसाब से। इस 2000 में से 1200 तो फिक्स्ड था, इसका मतलब चाहे कैपेसिटी 70% हो, चाहे कैपेसिटी 10% हो, चाहे कैपेसिटी 80% हो, 90% हो, 100% हो, ये तो 1200 ही रहेगा इसमें से। किसका है ये, पावर का, सॉरी रिपेयर्स का। रिपेयर्स के टोटल खर्चों में से जो थे उसमें से 1200 फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो यानी ये 1200 भी फिक्स होने की वजह से 70% और 90% पे 1200 आ गया। बाकी वेरिएबल है तो यानी मुझे बाकी के लिए कैलकुलेशंस करनी है। बाकी कैलकुलेशंस के लिए 80% वाला देखूंगी पहले क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन थी। 800 रुपये का वेरिएबल का खर्चा था मेंटेनेंस और रिपेयर्स का 80% की कैपेसिटी पे। तो 1% कैपेसिटी पे कितना होगा, 800 बाई 80%, 100 रुपये 1% पे। 70% पे कितना होगा, इंटू 70% यानी 700 रुपये। 90% पे कितना होगा, इंटू 90, 900 रुपये। तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेशंस करनी है। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है। ओके, रेट कैसे आया, लास्ट वाला 536। ओके जी, ये भी समझा देते हैं। मैंने अब यहाँ पे देखा टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। टोटल ओवरहेड्स मेरे पास हैं 58,150 70% की कैपेसिटी पे, 62,000 रुपीज़ 80 की कैपेसिटी पे, 65,850 90 की कैपेसिटी पे।
ये तीन हैं 70, 80 और 90 की कैपेसिटी पे। लेबर आवर्स मुझे दिए हुए हैं 80 की कैपेसिटी पे 1,24,000 आवर्स। ठीक है, इसमें मुझे ओवरहेड रेट देखना है पर आवर। टोटल ओवरहेड्स मैंने देख लिए। 70% पे मैं कितने खर्च कर रही थी, 58,150। 80% पे 62,000 रुपये। 90% पे 65,850 टोटल थे। ठीक है, जिसमें मैं उसको पर यूनिट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकती थी आराम से। यहाँ पे पर आवर मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं जो लेबर काम कर रही है 80% पे। 80% पे मैंने ये अंदाजा लगाया है कि 1,24,000 आवर्स लेबर काम करेगी और मेरा खर्चा कितना होगा 62,000। तो 1 घंटे अगर लेबर काम कर रही है तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो मैंने कैलकुलेट किया। तो ओवरहेड रेट पर आवर का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो 1 घंटे का मैं बेयर कर रही हूँ लेबर के हिसाब से, तो वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 62,000 रुपीज टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, यानी 1,24,000 रुपीज। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे दी हुई थी तो मैंने कर ली आराम से। अब मुझे 70 और 90 के लिए ये देखना है कि 70 और 90% कैपेसिटी अगर होगी कोई भी तो कितने घंटे लेबर काम करेगी, पहले वो कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1,24,000 आवर्स मुझे पता थे 80% पे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 70% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूं तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80% वाला इंटू 70। मैं अगर ये कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ आवर्स लेबर इज वर्किंग एट अ परसेंटेज कैपेसिटी ऑफ 70। तो ये मेरे पास जो लेबर आवर्स आएंगे ये कैलकुलेट करके आएंगे 1,08,500। ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये 1,08,500 टोटल घंटे आए मेरे कैलकुलेट करके 70% कैपेसिटी पे। 70% कैपेसिटी पे जो टोटल खर्चा है वो कितना है 58,150। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं ओवरहेड्स को, यानी 58,150 जो टोटल खर्चा था उसको डिवाइड कर दूं 1,08,500 जो मेरा टोटल नंबर ऑफ आवर्स लेबर काम कर रही थी, तो मुझे ओवरहेड रेट पर आवर मिल जाएगा जो मेरा यहाँ पे आएगा 0.5356 या 0.536, जो भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो। इसी तरह 90% की कैपेसिटी पे भी ये आ जाएगा। आई होप कि अब आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर है। इन केस अगर आपको अभी भी कोई और डाउट है तो आप पूछ लो। ओके, अब एक फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट का ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। इसके बाद ओके, क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट for production at 80% and 100% activity on the basis of the information which is given to you। अब आपको 80% और 100% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अब इसमें जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या क्या दी हुई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है 50% के हिसाब से 5,000 यूनिट्स की, यानी मैं अगर मशीन को 50% कैपेसिटी मशीन की यूज़ कर रही हूँ तो 5,000 यूनिट्स बना पा रही हूँ। अब ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर 100% होगी तो डबल हो जाएगी यानी 10,000 हो जाएगी, और 80% होगी तो 8,000 हो जाएगी। अदरवाइज इसको तो सिंपल आप देख सकते थे, वरना जिनको नहीं समझ में आया 5,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80, 5,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो उसके हिसाब से यूनिट्स आपकी आ जाएंगी 80% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी पे। जो हम यूनिट्स बनाएंगे वो कितनी कितनी है 8,000 और 10,000 की।
इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो दी हुई है रॉ मटेरियल की, 80 रुपीज पर यूनिट है रॉ मटेरियल। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, पिछले क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ था कि वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड है, या वेरिएबल है, या सेमी वेरिएबल है, तो आपके लिए इजी था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज खुद देखनी है कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अब इफ आई टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80 रुपीज पर यूनिट का अमाउंट है। अब यहाँ पर यूनिट है, डिवाइड नहीं करके कुछ देखना है, पर यूनिट है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो वेरिएबल है या वो फिक्स्ड है। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है। रॉ मटेरियल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जितनी यूनिट्स मैं कम या ज़्यादा कर दूंगी बनाने के लिए, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी वेरी करेगी। मैं अगर यूनिट्स कम बनाऊंगी, रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की कम होगी। मैं यूनिट्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर करूंगी तो मुझे रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। इसका मतलब रॉ मटेरियल की जो खर्चा है वो मेरे लिए वेरिएबल है। इस तरह से आपको चीज़ों को, जो भी ओवरहेड्स दिए हुए हैं, आपको क्लियर करके रखना है कि कोई भी ओवरहेड आपका किस कैटेगरी में जाएगा, वो वेरिएबल है, वो सेमी वेरिएबल है, या वो फिक्स्ड है। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर वेरिएबल है, 80% 80 रुपीज पर यूनिट है। अब मुझे 80% और 100% के हिसाब से करना है। यूनिट्स मुझे पता है 8000 और 10,000 है, तो 80 इंटू 8000 यूनिट्स कर दूंगी तो 80% का आ गया, 80 इंटू 10,000 कर दूंगी तो 100% कैपेसिटी का आ गया। तो रॉ मटेरियल में मेरे ये दो अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएंगे, 6,40,000 और 80 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो 50 रुपए पर यूनिट है। अब लेबर भी जाहिर बात है, जितना काम ज़्यादा करेगी उसको उतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जितना काम वो कम करेगी उतने पैसे उसको कम मिलेंगे। पर यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब वो वेरिएबल है। पर यूनिट का मतलब 50 रुपये पर यूनिट था, तो 50 इंटू 8,000, 50 इंटू 10,000, वो आपको डायरेक्ट लेबर का आ गया अमाउंट। तो ये आपके वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट डायरेक्ट लेबर के यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको दिया हुआ है 15 रुपये पर यूनिट। अगेन पर यूनिट वेरिएबल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटू 8,000 इंटू 10,000 करोगे तो टोटल आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फॉर्म में, 15 इंटू 8,000, 15 इंटू 10,000। नेक्स्ट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में अगर मुझे कुछ लिखा हुआ नहीं दिया होता, यहाँ पे तो लिखा है 50% फिक्स्ड है, 50,000 रुपये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैसे हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कुछ अमाउंट ऐसे होंगे खर्चों के जो आपको देने ही देने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, जिसके बेसिस पर आप इस चीज को मेक आउट कर पाओगे कि कोई भी एक्सपेंडिचर को बाइफिकेट कैसे करना है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके सेमी वेरिएबल में आ गए कि 50% फिक्स्ड है और 50% आपका रिमेनिंग जो है वो वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल वाले अंडरहेड में आप लिखोगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स्ड के पोर्शन में 50% यानी 25,000 रुपये। तो 25,000 तो चाहे 80% कैपेसिटी हो, चाहे 50% कैपेसिटी हो, चाहे 100% कैपेसिटी हो, 25,000 तो आपके सेम ही रहेंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में हमने लिख दिया फिक्स्ड वाला अमाउंट 25,000 रुपये। बाकी 25,000 रुपये क्या है, वेरिएबल है। कितनी कैपेसिटी पे? 50% कैपेसिटी पे। तो 50% कैपेसिटी पे अगर अमाउंट है 25,000 का, तो 80% की कैपेसिटी पे कितना होगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80, ये अमाउंट आपको मिल जाएगा 40,000 का, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के फॉर्म में, जो वेरिएबल पोर्शन है। तो ये आप, और उसके लिए 100% के लिए कैसे करेंगे? 25,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये आपको वेरिएबल के एक्सपेंस अमाउंट दोनों के फैक्ट्री एक्सपेंसेस के यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज, जिसमें से कि 60% वेरिएबल दिया हुआ है, यानी 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी आपके सेमी वेरिएबल की कॉस्ट में आ जाएंगे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल था। तो 40% का मतलब हो गया 24,000, 60,000 का 24,000 वो हमारे लिए फिक्स्ड आ गया। तो हमने ये
24,000 रुपये फिक्स्ड में दिखा दिए, क्योंकि इस पे कोई भी कैपेसिटी लेवल का डिफरेंस नहीं आएगा, 100% कैपेसिटी तक वो सेम ही रहेगा। वेरिएबल के लिए हमें देखना था, वेरिएबल के लिए हम कैसे देखेंगे, 36,000 रुपीज़ मेरा वेरिएबल था एट अ परसेंटेज ऑफ 50% कैपेसिटी। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80, 36,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये आपको दो अमाउंट मिल जाएंगे, 57,600 और 72,000 रुपीज़ जो वेरिएबल कॉस्ट होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की 80% और 100% की कैपेसिटी पे। अब आप इनका टोटल करोगे तो टोटल आपके लिए आएगा 13,06,600 और 16,21,000 रुपीज़ total expenditures which you will be incurring at these two levels of capacity। 80% पे 13,06,600 और 100% की कैपेसिटी अगर मैं यूटिलाइज करूंगी तो टोटल जो खर्चे मुझे उठाने पड़ेंगे वो होंगे 16,21,000 रुपये। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए पर यूनिट का कैसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर, अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लेबर आवर्स के हिसाब से किया था, यहाँ आवर्स तो मुझे दिए हुए नहीं है, पर यूनिट मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम है। नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी कितनी कितनी थी, 8,000 और 10,000। तो 8,000 के लिए जो टोटल 8,000 यूनिट्स को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा है वो खर्चा कितना है, 13,06,600 रुपीज़। तो पर यूनिट का अगर मैं देखूंगी तो इट विल बी 13,06,600 डिवाइडेड बाय 8,000 रुपीज़, तो ये अमाउंट आ जाएगा 163.325। इसका मतलब अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो फिर मैं इजीली इसको नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दूंगी। 80% अगर मैं बनाती हूँ, कैपेसिटी यूटिलाइज करती हूँ, 8,000 यूनिट्स बनाती हूँ, तो मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 163 रुपीज़ 32 पैसा। और अगर मैं 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करती हूँ और मैं 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो मेरे पास कितनी जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कितनी है, 162 रुपीज़ 10 पैसा। यानी मोटा मोटा अगर आप कंपेयर करो तो 80% और 10% की कैपेसिटी में, यानी 2,000 के डिफरेंस यूनिट्स अगर कर दूं मैं, तो 1 रुपये का कॉस्ट में डिफरेंस आता है। इसी तरह बाकी लेवल्स पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस तरह से कई बार कंपनी डिसाइड भी करने के लिए सोचती है कि किस में हमें एक रीजनेबल कॉस्ट पड़ रही है, किस में कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर दी फ्लेक्सिबल बजट्स। तो फ्लेक्सिबल बजट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक कैपेसिटी पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, बाकी आपसे पूछी गई होगी कि किस किस पे आपको वो बनानी है, सेम जो दी हुई है उस पे भी और बाकी पे भी। तो आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट का, और फिक्स एक्सपेंडिचर आपके जो भी होंगे आपको वो आपके 100% कैपेसिटी तक सेम रहेंगे। तो आप उसमें ये गड़बड़ मत कीजिएगा कि आप उसको भी वेरिएबल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दीजिए। मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट, कि जो भी ओवरहेड्स हैं, जो भी खर्चे हैं, उसकी कैटेगराइजेशन करनी आपको सही से आती हो कि वो वेरिएबल है, वो सेमी वेरिएबल है, वो फिक्स्ड है। हालांकि जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। यू वुड बी इजिली एबल टू बाइफिकेट ऑल दी ओवरहेड्स इन दीज 3 कैटेगरीज। फिक्स्ड है ओवरहेड्स, अगर फिक्स्ड हैं, या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। ये मेन चीज़ आपके लिए इसमें आपको ध्यान देनी है। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है। ओके शिफाली, आपने मुझे पूछा एडमिनिस्ट्रेशन वाले वेरिएबल का अमाउंट। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में 60,000 रुपीज़ का जो अमाउंट था, एडमिनिस्ट्रेशन वाले में अमाउंट हमें दिया हुआ था 60,000 रुपीज़, और इसमें हमें ये बताया था कि 60% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और ये कैपेसिटी कितनी है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो कितनी कैपेसिटी पे था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कैपेसिटी कितनी है इसमें, 50%, और हम बना कितने पे रहे हैं, 80% और 100% पे। तो ये कंफ्यूजन मत आप क्रिएट करना। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है। पहले फिक्स्ड हटा दो इसमें से, क्योंकि उसमें तो चेंजेस होंगे नहीं।
60,000 का जो अमाउंट था उसका 60% वेरिएबल है, यानी 40% फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 24,000। ये मेरा फिक्स्ड है 60,000 में से। तो ये 60,000 में से जो 24 फिक्स्ड था, ये 50% पे भी फिक्स्ड रहेगा 24,000, ये 80% पे भी 24,000 रहेगा, 100% पे भी 24,000 रहेगा। तो ये अमाउंट फिक्स्ड वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 24,000 यहाँ पर आपने दिखाया था। इसमें तो आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं वेरिएबल पे। 60,000 टोटल था, उसमें से ये मान लीजिए मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें से जो वेरिएबल था वो वेरिएबल कितना, सॉरी फिक्स्ड जो था वो था 24,000, यानी वेरिएबल कितना था, बाकी रिमेनिंग 36,000 रुपीज। ये वेरिएबल था कितनी परसेंट कैपेसिटी पे, एट 50% कैपेसिटी। मुझे किस पे करना, किस पे है, एट 80% कैपेसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करूं, 36,000 रुपीज वेरिएबल था किस पे, 50% पे। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 80%, मुझे जो देखना है। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आपको 80% कैपेसिटी पे वेरिएबल वाला अमाउंट दे देगा, विच कम्स आउट टू बी 57,600। इसी तरह 100% पे जब देखूंगी तो 100% पे कैसे देखूंगी, 36,000 जो 50% पे था डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80%, तो वो इंटू 100%, तो वो मुझे अमाउंट मिलेगा 72,000 रुपीज़ का 100% कैपेसिटी पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का वेरिएबल का पोर्शन। अब यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने 3 बनाए थे। आप ये देखोगे यहाँ पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी वो किस पे दी थी, 80% कैपेसिटी पे। 70, 80, 90 पूछा गया था तो मैंने 70, 80, 90 बनाया था, और आपको अगर ध्यान है तो मैंने पहले 80 का ही बनाया था और फिर वेरिएशंस कर दी थी 70 और 90 में। इस वाले क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए आपसे, क्योंकि पूछा नहीं गया है 50% पे, तो 50% वाला बनाया ही नहीं है। हमने सिर्फ जो आस्क्ड है क्वेश्चन में कि हमें 100 और 80% पे बनाना है, सिर्फ वो बनाया है। 50% वाले को हम वर्किंग नोट्स में यूज़ करके कैलकुलेशंस के लिए 80 और 100 बना रहे हैं। तो आप उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 50% वाला जो था उसके हिसाब से वेरिएबल था 36,000, वो 36,000 लिख देंगे। तो डोंट गो फॉर दैट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस कैपेसिटी वाला आप बना रहे हो और किस कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो कैपेसिटी जो हमें दी हुई है वो 50% पे एडमिनिस्ट्रेटिव का 60,000 रुपीज़ था, जिसमें 60% वेरिएबल था, यानी 36,000 वेरिएबल था 60% की कैपेसिटी, सॉरी 50% पे। तो उसको हमें 80 और 100 पे कन्वर्ट करना था। तो आपको अमाउंट मिलता है 57,600 और 72,000। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर है। ओके, आप में से किसी ने पूछा है कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट ना हो तो कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जब आप क्वेश्चंस करोगे या आप जब वर्किंग कर रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी ही होगी। कम ज़्यादा हो सकती है कि किसी क्वेश्चन में कम है, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी, पक्की होगी ही होगी। तो आपकी सारी वेरिएबल नहीं आएंगी। ओके, आप में से किसी एक ने पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पर यूनिट कॉस्ट। ओके, देखो जब हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट का हमें फायदा क्या होता है। यहाँ पर जैसे हमें पता है कि 80% और 100% कैपेसिटी पे अगर मैं यूनिट्स बना रही हूँ, यानी 8,000 यूनिट्स बनाऊंगी, तो मेरी जो कॉस्ट है वो 163 रुपीज़ 32 पैसा है। मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगी तो कॉस्ट है 162 रुपीज़ 10 पैसा। ऐसे ही अलग अलग वेरिएशंस होंगी, अलग अलग अमाउंट होंगे अलग अलग कैपेसिटी पे, जिसमें फिक्स तो फिक्स्ड ही है। लेकिन जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स पढ़ा हुआ है,
जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती। अब कंपनी कई बार डिसाइड करने के लिए कि हमें किस कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करनी चाहिए और उस पे हमारी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि जब कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको कॉस्ट अगर पता है पर यूनिट कॉस्ट, मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे प्रोडक्शन तो मैं कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि वो प्रोडक्शन जब मैंने कर ली, जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितने रुपए पे बेचना है। आई वॉन्ट टू फिक्स दी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फिक्स करने के टाइम पे मुझे ये पता नहीं कि वो जो यूनिट मैं बेच रही हूँ मार्केट में, जिसका सेलिंग प्राइस मैं डिटर्मिन कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ कि कितने पे वो बिकना चाहिए, मुझे उसका यही नहीं मालूम कि वो कितने में बनी है। अब मुझे ये पता ही नहीं था। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आई एम जस्ट यूजिंग द कैपेसिटी एट 80%, मैं 8000 यूनिट्स बना रही हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता 163 रुपये 32 पैसे का मैं मेरी एक यूनिट की कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस में को डिटर्मिन करना है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो क्या मैं सही से सेलिंग प्राइस को सेट कर पाऊंगी? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है, मैं रैंडम फिगर दे दूंगी कोई भी। अगर मैंने गलती से 155 रुपये दे दिया, अपना दिमाग सोच के कि यार इतनी इससे महंगी थोड़े ना होगी, 155 रुपये में मैं कुछ कमाई लूंगी, मुझे नुकसान हो जाएगा। 170 रुपये रख दिया, प्रॉफिट कम आएगा। 200 रुपये रखा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो जब हम सेलिंग ऑफ गुड्स की बात करते हैं, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आपको कॉस्ट कितनी आपने इनकर की है, तभी तो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। तो मेजर जो एक रीज़न है जिसमें हम ये सारी की सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से, लास्ट में ये देखने के लिए कि हम कितना खर्चा उठा रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, जिससे हमें हेल्प होती है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में। दूसरा, अगर हम कहीं पे भी इसको जैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा है, ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। हमारा फोकस क्या है? प्रॉफिट को इंक्रीज करना। प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मेरे पास एक तरीका है कॉस्ट को कम करना। मैं अपने खर्चे देखूंगी कि मैं कहाँ खर्च कर कॉस्ट को कम कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे बाइफिकेशन पता होनी ज़रूरी है, पर यूनिट कॉस्ट मुझे पता होनी ज़रूरी है। अब मुझे अगर ये लगे कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, अगर मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में डिफरेंस कर दूँ, यहाँ पे जैसे 80% और 100% पे अगर मैं देख रही हूँ तो 1 रुपये का फ़र्क है, हो सकता है इससे ज़्यादा का फ़र्क हो, तो फिर मुझे लगेगा कि यार मुझे ना कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं 100% कैपेसिटी पे ही बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बेच ही देंगे किसी ना किसी तरीके से, कुछ तो करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस जो कंपनी को लेने होते हैं, उनके बेसिस पर कंपनी ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करती है। तो आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म जब आप यूज़ करते हो, जब आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हो कॉस्ट को कम करने के लिए, तो आपके पास ये बाइफिकेशन अगर नहीं होगी तो कैसे करोगे? अब मैं अगर कहूँ कि फिक्स कॉस्ट अगर किसी चीज़ की 25,000 रुपये है, मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है 25,000 रुपये की, वो तो मुझे देने ही पड़ेंगे ना, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। irrespective of the level of production, irrespective of the level of capacity utilization, I have to bear that expenditure. तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो वे वेरिएबल खर्चे हैं, जो वेरिएबल परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, उसमें मैं कोशिश कर सकती हूँ कि उसमें जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और वेस्टेज कम से कम हो। खर्चे जहाँ मैं कम कर सकती हूँ वहाँ मैं कम करूँ, ताकि इनडायरेक्ट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खर्चे जाहिर बात है मैं कम करना चाहूँगी। तो ये सब चीज़ों के लिए, प्रॉपर प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इस तरह की क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है, ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक ऑन 29। महेश जी मैं ऐसे वाइंड अप कर रही हूँ, आप एक मिनट और दे दीजिए बस। हाँ जी कोई नहीं, बस वाइंड अप कर रही हूँ। 29 को हम लोगों की क्लास है नेक्स्ट। 29 को विल स्टार्ट विद जीरो बेस बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक। 29th is our next class, that means on Tuesday, same time, 10 o'clock. Till then, take care. Have a good day. Bye bye. ओके मैम, Thank you, Meher ji. Thank you so much.